वेलकम टू बैंडेड ब्रेन। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं CUET का मॉक टेस्ट 10। इंपॉर्टेंट है, गिन के दिन बचे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक हफ्ता बचा हुआ है। तो वापस क्या करना है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट ट्राई करने हैं। सॉल्व करने के लिए मैं अलग अलग मॉक टेस्ट लेते आती रहूंगी, तो बने रहना है मेरे साथ और इसी चैनल के साथ जहां पे मिलता है फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। उसी में से एक एंट्रेंस एग्जाम है CUET। तो देखो, अब सिंस एक हफ्ता ही बचा हुआ है तो टारगेट करो कि तुम्हारा जो एग्जाम हो, मतलब जो तुम अटेम्प्ट्स करो क्वेश्चन, वो कितने आए, कम से कम 85% तुम लेके आओ। ठीक है, अब वापस ये पेपर में दिए हुए हैं कितने 50 क्वेश्चन, पर सिंस हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई ऑप्शन मत रखना। सही क्वेश्चन करोगे तो 2 खुद को +5, गलत करोगे तो 2 खुद को -1। अगर लग रहा है, डाउट है तो छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, तो 2 उसको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 2 0। तो मेरे साथ सॉल्व करते चलना है। तो आज का वापस पेपर है 250 मार्क्स का। ट्राई करना है कि इस बार 220 के ऊपर मार्क्स आए। ठीक, बार थोड़ा ऊपर है पर सेफ जोन में रहना है, एक क्रीम लेयर में रहना है कि चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में मिले तो 220 तो चाहिए ही। क्योंकि याद रखो कि जो NTA ने पेपर रिलीज किया था वो बहुत सिंपल था। अगर उसी पैटर्न पे हम मान के चले कि तुम्हारा CUET का पेपर आने वाला है, तो अगर पेपर उसी पैटर्न पे आया तो होगा ये कि पेपर तो होगा इजी, कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा याद रखो, जब पेपर बहुत ईजी होता है कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है, जब पेपर बहुत टफ होता है तो कट ऑफ नीचे आ जाता है। पर हमको तो मतलब है मार्क्स से, क्योंकि उसी मार्क्स से हमें बाकी की जो कॉम्पिटिशन में है लोग, उनको बीट करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। वापस नीचे के जो 5th 6th और 7th पॉइंट कह रहे हैं वो तुम्हें पता ही है। क्या ड्रिल है कि अगर क्वेश्चन गड़बड़ है या क्वेश्चन के ऑप्शंस गड़बड़ है या एक से ज्यादा आंसर है या आंसर ही नहीं है, उस केस में अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम में वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो और वो प्रूफ हो गया कि वो गड़बड़ है, तो NTA खुद ही उन स्टूडेंट्स को +5 दे देगा। पर अभी जब तक एग्जाम नहीं हो रही, ये सारी चीजें दिमाग में मत रखो। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और चीज, सिंस अब एक ही हफ्ता बचा है तो इतना याद रखो कि तुम जब 110%, 110 नहीं 150% श्योर हो कि ये क्वेश्चन तो गलत ही दिया है, इसका ऑप्शन गलत है, तो फिर अपने फायदे के लिए वो क्वेश्चन जरूर करके आना। ठीक है, पर वापस इसका मतलब नहीं कि तुक्केबाजी शुरू कर देना। भूलना मत कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पता चले कमाने गए 200 और 10 गलत करके आए, पूरा स्कोर नीचे आ जाए, तो श्योर जो आंसर रहे, श्योर रहो तुम लोग कि नहीं यही है आंसर, उसी को मार्क करके आओगे। ठीक, और टाइम मत वेस्ट करना। अगर ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पूरा समय उसी को सोच रहे हो, आगे स्किप कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रिल क्या है कि भाई तुम कीवर्ड को करोगे अंडरलाइन। अब बोलोगे मैम ये तो कंप्यूटर बेस्ड हो गया, तो कुछ नहीं, तुम्हें रफ शीट मिलेगी, उसमें कीवर्ड लिख लेना साथ में। ठीक है, चलो। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द शूट टिप सेल्स ऑफ अ मेज प्लांट इज 20। अब तुमको पता है शूट टिप क्या है, एक सोमैटिक सेल है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी यूज होता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ द सेम प्लांट शैल बी। तो भैया माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला है MMC, तो अगर भूल नहीं रहे हो तो खुद MMC अंडरगो होता है मियोसिस से। तो वो खुद, अगर कोई चीज खुद मियोसिस कर रही है, मतलब जो उसमें क्रोमोसोम है वो आधा हो जाएगा, वो आगे पास ऑन होगा। अब ये पूछा है जो आगे सेल आ रही है उसका नहीं, उसमें खुद कितने क्रोमोसोम मिलेंगे। तो सीधा सा लॉजिक है, ये भी एक टाइप की सोमैटिक सेल ही हुई। जो अलग, ये अलग बात है कि वो रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल को ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम हो गए, 20, क्योंकि ये भी वापस क्या है, ये डिप्लॉयड में रहती, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है अलग से चैप्टर नंबर 2 में। फिर वो भले माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या मेगास्पोर मदर सेल है, दोनों के दोनों कैसी रहती है, डिप्लॉयड रहती है नेचर में। 2n से बनाती है n थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, सिंपल था, तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बोलोगे माइक्रोस्पोर देखा है तो सीधे उठा के 20 का 10 कर दो, ये मत करना। अगर MMC दिया हुआ है, फिर वो भले माइक्रोस्पोर हो या मेगास्पोर हो, सेम कहानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल एंड फीमेल में भी रहती है। अगर oogonia बोला है या स्पर्मेटोगोनिया बोला है, वो भी 2n ही होते हैं, याद
रखो, वो रहती है सोमैटिक सेल, जो फिर अंडरगो होगी मियोसिस से और बनाएंगी रिप्रोडक्टिव सेल, इसलिए वो खुद क्या रहेंगी, 2n ही रहेंगी। तो कंफ्यूज मत होना। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द होल प्लांट बॉडी ऑफ मेज प्लांट इंक्लूडिंग शूट टिप सेल रिमेन्स इन डिप्लॉयड कंडीशन, क्योंकि मैंने बताया सबके सब क्या है, सोमैटिक सेल। याद करो मैंने बताया था हमारी बॉडी में, हमारी मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक को क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल या फिर या तो वेजिटेटिव सेल, और दूसरे को बोलते हैं जर्म सेल, जर्मिनेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल। सोमैटिक सेल डिप्लॉयड कंडीशन में होती है और जर्म सेल एन कंडीशन या हैप्लॉयड कंडीशन में होती है। हमेशा सोमैटिक सेल खुद में फर्दर सेल डिवीजन करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और डिवाइड हो जाएगी किसमें, जर्म सेल में, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर तुमको याद होगा कुछ जो एल्गे है, जो थैलोफाइटा, वहां पे ये कहानी थोड़ी उल्टी रहती है, इसलिए वहां पे तुमने पढ़ा होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अगर याद आ रहा हो तो। पर ये अच्छी बात है कि इस बार वो 11th का पोर्शन सीयूईटी में नहीं है, इस बार सिर्फ तुमको 12th का पूछा जा रहा है, तो 12th पे ही बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। देखो आगे, एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, भले पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, पर भैया खुद तो वो अभी भी सोमैटिक सेल ही है। द क्रोमोसोम नंबर इन दिस सेल विल रिमेन सेम एज द इंडिविजुअल, दैट इज 2n is equal to 20. The microspore mother cell are further responsible for producing male gametes, that is haploid by reduction division. इतनी देर से मैं रिडक्शन डिवीजन को मियोसिस बोल रही हूँ, ठीक है। तो याद रखना है सोमैटिक सेल क्या रहती है, 2n रहती है, डिप्लॉयड कंडीशन में रहती है, मतलब जो भी उसका ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर होगा वो। उसके बाद यही डिवाइड करके क्या बनाती है, जर्म सेल, रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म प्लाज्म, कुछ भी बोल लो, ठीक है, या जर्मिनेटिव सेल बनाती है, जो n रहता है या हैप्लॉइड रहता है कंडीशन में। इसको इस प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस का नाम है, मियोसिस, उसी का दूसरा नाम रिडक्शनल डिवीजन, याद रखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले, मेगास्पोर बोले, oogonia बोले या स्पर्मेटोगोनिया बोले, सबके सब कैसे है, डिप्लॉयड कंडीशन में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, ये तो एकदम डायरेक्ट हो गया, किसमें देखने को मिलता है, बर्ड्स में। अब इन चारों में से बर्ड्स कौन सी है, सीधा सा दिख रहा है, पीकॉक, मोर। बाकी तो सब क्या है, प्लैटिपस, डकबिल प्लैटिपस कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। स्नेल तो तुमको पता ही है मोलस्कन्स है, कॉकरोच इंसेक्ट्स है, और पीकॉक बर्ड है। चलो, तो ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन बर्ड, रेप्टाइल्स एंड fishes. The peacock shows ZZZW sex determination type. In this type, female has heteromorphic sex chromosome and male has homomorphic sex chromosome. अब देखो नाम ही से पता चलेगा, हेट्रो का मतलब होता है अलग, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, देखने में अगर तुम देखोगे Z अलग है, W अलग है, तो कैसे क्रोमोसोम है फीमेल के पास, Z और W दोनों अलग अलग है। यही कॉन्ट्राडिक्टरी ह्यूमन मेल्स में, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन अगर ह्यूमन में करना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, मेल रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि ह्यूमन मेल में क्या शो होता है, हेट्रोमॉर्फी शो होता है ना, क्रोमोसोम नंबर X, नंबर नहीं, क्रोमोसोम X और क्रोमोसोम Y दोनों अलग अलग होते हैं। फीमेल के पास तो XX ही होता है, तो जहां जहां XX है वो होगी फीमेल, और जहां X और Y आ जाएगा वो हो जाएगा मेल। याद रखना, जिसके पास भी हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन है वो डिटरमाइन करेगा कि अगले वाली जनरेशन का जेंडर क्या होगा। अब इस कंडीशन में मतलब किस किस में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और फिशेस में कौन डिसाइड करता है, एक फीमेल डिसाइड करती है कि अगली वाली जनरेशन का जेंडर क्या होगा। हाँ, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। अगर तुमको याद होगा, रेप्टाइल्स में स्पेसिफिकली टर्टल्स, टॉर्टॉइस और क्रोकोडाइल में एक और सेक्स डिटर्मिनेशन होता है टेम्परेचर के थ्रू, कि अगर एग ले हो गए, टेम्परेचर कोल्ड हो गया तो फिर बन जाएंगे, अलग जेंडर बनेगा, टेम्परेचर रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गया तो फिर दूसरा जेंडर डेवलप हो जाएगा, अगर याद होगा तो। एनसीईआरटी में तो खैर ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं वापस, जो क्वेश्चन था कि फीमेल कैसी है, हेट्रोमॉर्फिक, वहीं पे ह्यूमंस में मेल है हमारा हेट्रोमॉर्फिक, जिसके पास है X और Y क्रोमोसोम, जो डिसाइड करेगा जेंडर क्या होगा। और मेल्स बर्ड्स, फिशेस और रेप्टाइल और फिशेस में होमोमॉर्फिक। इन प्लैटिपस the sex determination of XX XY type in which both male and female have
10 सेक्स क्रोमोसोम ईच। द मेल हैज, देखो अब इसके पास भी XY है, फीमेल के पास भी XX है, दोनों के पास कितने हैं? 10 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। याद रखो, प्लैटिपस या डक बिल प्लैटिपस पूरा इसका नाम है। ये क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? तुम्हारे रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में। तो ये भी चाहो तो कहीं लिख लेना, ठीक है। इन स्नेल्स, जो क्या है? एक मोलस्कन, द सेक्स डिटर्मिनेशन इज एनवायरमेंटली इंड्यूस, व्हाइल इन कॉकरोच इट इज ऑफ XXX0 टाइप। अब देख रहे हैं यहाँ पे कैच क्या है? यहाँ पे फीमेल्स के पास तो XX होता है, मेल के पास जो Y होना चाहिए वो है ही नहीं, तो है ही नहीं तो वहां हो गया 0। तो अब कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपी आ गई X की तो वो बन जाएगी फीमेल, अगर एक सिंगल कॉपी है X की तो वो बन जाएगा मेल। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वहां पे X0 कंडीशन भी डिटरमाइन करेगी, या ज्यादा करेक्ट है बोलना कि कितनी नंबर ऑफ X की कॉपीज आ रही है, वो डिटरमाइन करेगा कि जेंडर क्या होगा। देखो जरा, इन दिस टाइप Y क्रोमोसोम इज एब्सेंट। In this, the presence of unpaired X chromosome determine the masculine sex. हुआ क्लियर? मतलब अगर 2 X क्रोमोसोम हुए तो फेमिनाइन कैरेक्टर आने लगेंगे, एक ही X रहा तो मैस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगेंगे। तो सेम कंडीशन है हमारे एबनॉर्मल वाले डिसऑर्डर में, जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, जहां पे हम X0 कंडीशन लिखते हैं। हम बोलते हैं ना वहां पे कि ओरिजिनली तो ये फीमेल रहती, बाय बर्थ तो फीमेल रहती, मतलब ओवरी रहेगा, यूट्रस रहेगा, बट एक X कम होने की वजह से इसमें जो फेमिनाइन कैरेक्टर रहते हैं वो अंडर डेवलप होते हैं, और साथ साथ में जैसे ये प्यूबर्टी हिट करना स्टार्ट करती, मेल कैरेक्टर, मैस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं। मतलब पहली बार ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं, उसके बाद ना ओव्यूलेशन हुआ, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल आई, क्योंकि ओवरी अंडर डेवलप, यूट्रस अंडर डेवलप। इस कंडीशन में ये पर्टिकुलर फीमेल, बाय बर्थ तो फीमेल ही है, पर ये कैसे रहेगी? स्टेराइल रहेगी, ठीक है। तो ये सेम वही कंडीशन है यहाँ पे, पर इसको अप्लाई करो किसमें? मेल्स में अप्लाई करो कि XY जब दोनों आ जाएंगे, मतलब दोनों X आ जाएंगे तो फेमिनाइन कैरेक्टर, Y है ही नहीं, है ही मतलब 0 है, तो सिर्फ जब अकेला X आएगा तो मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगे और वो जेंडर डिसाइड हो जाएगा मेल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से तुमने सारे जेंडर टाइप पढ़ लिए, इसमें से भी ह्यूमन का नहीं दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। एड्स इज कॉज बाय HIV। हाँ पता है, HIV क्या है? एक रेट्रोवायरस, एंटर करता है RNA के साथ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बना देता है DNA, वो DNA इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट के DNA के अंदर। आगे पढ़ लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो तुम्हें अगर याद होगा, ये तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। HIV 4 तरीके से फैलता है। सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, फिर नीडल्स का यूज करके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, बोलोगे मैम नीडल का क्यों यूज कर रहे हो? जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो सेम नीडल का यूज करके, इंट्रावीनस जो भी ड्रग्स यूज करते हैं उससे, ठीक है। और चौथा और आखिरी तरीका मदर से बेबी को बाय आइदर कोलेस्ट्रम या फिर प्लासेंटा से भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। अब उन्होंने पूछा है नॉट, मतलब इन चारों के अलावा जो भी आंसर लिखा है वो तुम्हारा, मतलब जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो तुम्हारा आंसर हो गया। चलो देखते हैं। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, अभी तो मैंने बोला कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सो वही चीज है। शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल, यही मैंने बोला। अब ये देखो, ये तो तरीका है, पर पूछा क्या है? कौन सा तरीका नहीं है, तो काट दो, इसको भी काट दो। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं भाई, इन्फेक्शियस डिजीज वैसा वाला नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज बोलने से ज्यादा करेक्ट है, कंटेजियस डिजीज नहीं है कि छीका तो हो गया अगले वाले को HIV, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यही आंसर है। निमोनिया थोड़ी ना बात कर रहे हो, या TB के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हो। फिर भी TB के लिए अगर उसमें ड्रॉपलेट्स है और फिर सामने वाला हैंडशेक कर रहा है, फिर उसको अपने फेस पे फेशियल कर रहा है, रगड़ रहा है, तो फिर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इससे तो HIV फैलता है या एड्स होता है, पर पूछा है नहीं है, इसलिए हटा दो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ तुम्हारा? C। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एड्स कॉज बाय HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। पर याद रखना इसमें कैच क्या है? भले ये एक STD है, पर इसमें सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इफेक्ट नहीं होते। कौन डैमेज होता है? हमारा इम्यून सिस्टम, मतलब TH लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज डैमेज होते हैं। ये खुद एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे देखो। It cannot be transmitted by shaking hand with the AIDS infected person. Transmission of HIV infection generally occur by the following. पहला, sexual contact with infected person, मैंने कहा multiple partners जो रखते हैं, या फिर unprotected sex जो होता है, उस condition में ये HIV फैल सकता है। सबसे ज्यादा इसी तरीके से HIV फैला है पूरी दुनिया में। दूसरा, transfusion of contaminated blood and blood products। पहले जरूर ये होता था, अब थोड़ा अवेयरनेस आ चुकी है। जो भी ब्लड डोनेट कर रहा है या
ब्लड चढ़ाया जा रहा है, हर चीज पहले टेस्ट होती है कि वो हेल्दी ब्लड है कि नहीं, उसी के बाद जिसको भी ब्लड की जरूरत है उसको वो ब्लड दिया जाता है, ठीक है। हाँ, पर अभी कुछ जगह हैं ऐसी जो अभी भी डेवलप नहीं है, जो जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं, तो वहां भी इस तरीके से फैल सकता है। आगे देखो, शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर। मैंने कहा ना, जो नीडल सेम यूज करते हैं, बहुत सारी मूवीज में दिखाया है इसका, तो वो अच्छी चीज नहीं दिखाई है मूवी में, उन्होंने ये सिर्फ आधी चीज दिखाई है। पूरा पिक्चर देखोगे तो बीमार, बहुत बीमार पड़ोगे, कूल नहीं है ड्रग्स लेना। आगे, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, तो प्लासेंटा के थ्रू भी फैल सकता है, और मदर्स मिल्क जो कोलेस्ट्रम है उसकी तरह, उससे भी फैल सकता है। पर ये अच्छी बात है कि इससे प्रिवेंशन का मेथड हमारे पास कुछ ड्रग्स मतलब अभी दूसरी ड्रग्स हो गई, ठीक है, मेडिसिन का यूज करके इस चीज को रोका जा सकता है कुछ हद तक, पर बाकी तो नहीं रोका जा सकता। चलो हाँ, ये रोका जा सकता है क्योंकि अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, टेस्टिंग होती है कि सही ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल, अरे एलेंस रूल क्या बोलता है, याद होगा कि ठंडी जगह पे जो ऑर्गेनिज्म या मैमल रह रहे, पहली बात तो ठंडी जगह मैमल मिलते ही नहीं है, मैमल नहीं, छोटे ऑर्गेनिज्म मिलते ही नहीं, और अगर मैमल मिल भी गए तो सिंस उनका हीट लॉस ज्यादा है, इसलिए हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एक्सटर्नल ईयर और लिम्ब का साइज क्या रहेगा, छोटा रहेगा। याद आया? चलो आगे देखते हैं। द मैमल फाउंड कोल्डर क्लाइमेट हैव, लो जो मैं स्टेटमेंट बोला वही ढूंढना है। शॉर्टर ईयर्स एंड लॉन्गर लिम्ब, लॉन्गर लिम्ब वर्ड गलत है, हटाओ। लॉन्गर ईयर है, लॉन्गर कुछ नहीं है, सब शॉर्टर है, हटाओ। जहां लॉन्गर दिख रहा है हटाओ, और ये क्या है, शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्ब, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल, द मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट और एरिया शो शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज मतलब जैसे डिजिट्स हो गए, ईयर्स हो गए, ठीक है, लाइक ईयर्स एंड लिम्स एज कंपेयर टू द मैमल ऑफ वार्म रीजन। दिस हेल्प टू मिनिमाइज हीट लॉस एंड मेंटेन होम्योस्टैसिस। क्यों? अब इसी का रीजन भी रीजनिंग का क्वेश्चन बन सकता है, क्यों हीट लॉस बचाना है, क्योंकि अगर याद होगा उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर ये चीज ज्यादा हुई तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मिलेगा ही नहीं। क्यों? हीट लॉस, अब देखो हीट लॉस किससे होता है, ज्यादा सरफेस एरिया से। तुमको पता है ना, जैसे गरम गरम कॉफी पी रहे हो और तुम्हारे पास टाइम कम है, गरम है बहुत, तो मम्मी क्या करती है, एक प्लेट में डाल के तुमको दे देगी, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो हीट लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो जल्दी वो ठंडी हो जाएगी, मतलब हीट लॉस हो जाएगा। अब कोल्डर क्लाइमेट में भैया हीट लॉस थोड़ी ना करना है, हीट बचानी है, वैसे ही खाना कम मिल रहा है, उसके ऊपर हीट लॉस, ठंड है इतना, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन करना है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो इतना इंश्योर करना है कि उससे ज्यादा क्या बने, हीट प्रोड्यूस हो। और हीट प्रोड्यूस कहां होती है, बॉडी के अंदर, मतलब 3 डायमेंशनली, तो वो क्या है, वॉल्यूम है। अब समझ में आया यहाँ वॉल्यूम क्यों लिखा है। और सरफेस एरिया मतलब क्या, तुम्हारी स्किन। अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए छोटे एनिमल ठंडे एरिया में मिलते नहीं है। और अगर मिल भी गए तो इसी रेशियो को कम करने के लिए सरफेस एरिया क्या किया है, नेचर ने कम कर दिया है। कैसा कम किया कि ईयर का साइज छोटा कर दो, लिम्स का साइज छोटा कर दो। हुआ क्लियर? चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्म एग, ठीक है, एंजियोस्पर्म एग बोला जा रहा है, ठीक है, एंड अ ह्यूमन एग। अब बोलोगे मैम कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो, लगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम ध्यान से देखोगे, एक मैमल में भी स्पेसिफिकली ह्यूमन एग में और एंजियोस्पर्म एग में कॉमननेस पूछ रहे हैं वो। अब बोलोगे मैम क्या कॉमननेस है, क्यों? बहुत सारे कॉमननेस हो सकते हैं। जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन एग भी एन होता है ना, और जो एंजियोस्पर्म एग रहता है वो भी एन होता है, दोनों एन फ्यूज होके फिर 2n बनाते हैं, तो ये तो कॉमननेस आया। ऐसे ही अपन को कॉमननेस अब क्लूज में ढूंढना है। अच्छा, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देख लेना कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है और भी है, मतलब ये कैसा है, कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, इजी हो जाएगा, डिडक्शन मेथड बहुत जल्दी लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते चलना है, उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट के बेसिस पे आंसर निकल आएगा। तो चलो देखते हैं। एग ऑफ बोथ आर फॉर्म ओनली वंस इन लाइफ टाइम, नहीं भैया, ह्यूमन एग
बन जाते हैं जब वो मतलब ऑलरेडी बन जाते हैं जब फीटल स्टेज में होते हैं। ये अलग बात है कि कुछ उसमें से डिग्रेड हो जाते हैं। जब वो लड़की पैदा होती है तब उसके पास एक ओवरी के अंदर रहते 60,000 से लेके 80,000 एग तक, और हर महीने प्यूबर्टी के बाद एक 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 मैच्योर होके ओवरी के बाहर ओव्यूलेशन के थ्रू निकलता है। तो ये तो भैया वंस इन थोड़ी ना हर महीने होता रहता है। अच्छा, अगर एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें तो वंस इन नहीं, अगर वो पूरा प्लांट में जितने फ्लावर्स हैं, जितना ज्यादा वो प्रोपोगेट करेगा उतने फ्लावर्स बनाते चलेगा। तो वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ स्पीशीज है जो वंस इन अ लाइफ टाइम ही फूल देते हैं, ये अलग बात है। जैसे उसमें आ गया बैम्बू, ठीक है, ठीक है। तो ये तो भैया आधा सही आधा गलत, तो गलत, पूरा गलत, हटाओ। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी। एंजियोस्पर्म एग जरूर स्टेशनरी होता है, वहीं रहता है कहां, गाइनोशियम के अंदर, ओवरी के अंदर। जो तुमने मैच्योर एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इस टाइप का, तो यहां हम क्या बनाते हैं, सिनर्जिड्स बनाते हैं, और पीछे एग, तो एग वो वहीं बैठा रहता है। पर अगर तुम ह्यूमन एग के बारे में बात करो तो स्टेशनरी हुआ क्या? वो बोलोगे हाँ मैम स्टेशनरी है, गलत। फिर ये बात बताओ मुझे, वो फिम्ब्रिय किस चीज के लिए बने हुए हैं जो फेलोपियन ट्यूब में? अच्छा, ये मुझे पता, इसका आंसर तुम्हें खुद पता चलेगा। एग कहाँ वेट करता है फर्टिलाइजेशन के लिए? एम्पुलरी रीजन में। एम्पुलरी रीजन किसका होता है, मतलब फीमेल पार्ट का? फीमेल नहीं, मतलब उसमें भी मैं कौन से पार्ट का बात कर रही हूँ, फेलोपियन ट्यूब का पार्ट, ये पार्ट, या ओविडक्ट का पार्ट। पर ओवम निकला कहाँ से? ओवरी से, मतलब ओवरी से वो ट्रैवल करके आया तो ना उस एम्पुलरी रीजन में, जिसे फिम्ब्रिय ने कैच किया, फिर वो ट्रैवल करके आया एम्पुलरी रीजन में वेट कर रहा है। तो क्या स्टेशनरी हम बोल सकते हैं ह्यूमन एग को? नहीं। हाँ, बट एंजियोस्पर्म एग जरूर स्टेशनरी है। तो ये स्टेटमेंट भी आधा सही आधा रॉन्ग, मतलब पूरा रॉन्ग। तो अब इतना क्लियर हो गया कि ऑप्शन में 1 और 2 जिस ऑप्शन में होगा वो तो अपना आंसर है ही नहीं, क्योंकि पूछा है सिमिलैरिटी कौन सी है। तो देखो जरा 1 और 2 जिसमें होगा उसको काट दो, सीधे से उठा के काट दो। तो ये 1 रहा, हटाओ, ये 2 रहा, हटाओ। अब देखो तुम्हारा ऑप्शन बचा 3rd एंड 4th, मतलब 4th तो भैया दोनों में कॉमन है। अगर तुम ध्यान से देखोगे 4th इनफैक्ट सब में था, तो 4th तो 110% ही है। अब सिर्फ तुम्हें कंफर्म क्या करना है, 3rd का करना है। मतलब 4th तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अगर 3rd तुम्हारा आंसर हुआ, तुम्हें लगा सही लिखा हुआ है, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा सी। पर अगर 3rd गलत तो सीधे सीधे आंसर हो गया बी। चलो देखते हैं। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड। नहीं भैया, नॉट मोटाइल ट्रांसपोर्टेड, गलत लिखा है। तो जब गलत लिखा है तो आंसर क्या हो गया, बी ओनली, दैट इज 4th ओनली। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Both angiosperm and humans exhibit internal fertilization। मैंने बताया था ना कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में जो एग रहता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ये अलग बात है कि फीमेल बॉडी के अंदर भी ओवरी से निकलता है, फिर उसके बाद फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रिय कैच करते हैं, और वो बेचारा ट्रैवल करके कहाँ वेट कर रहा है, एम्पुलरी रीजन में वेट कर रहा है। याद आया? तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते स्टेशनरी है। हाँ बोलोगे मैम पर वो कहीं मूव थोड़ी ना कर रहा है, वहां से वो उस जगह से मूव नहीं कर रहा, वो वेट कर रहा है वहां पे कि भैया आ जाए स्पर्म। पर वो निकला कहां से था, ये बताओ? ओवरी से निकला था, वहां से वहां तक तो वो ट्रैवल किया था ना। तो देखो जरा, एंड रिमेन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। इट मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ एग takes place not only once but also many time in their lifetime। मैंने बताया ही। हाँ, बट एंजियोस्पर्म में कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बैम्बू का, तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम ही फ्लावर करते हैं, और फ्रूट बनने के बाद वो बैम्बू जो ट्री है हमारा वो मर जाता है, ग्रासेस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आगे। इन ह्यूमन एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी रीचेस द फेलोपियन ट्यूब फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फ्रॉम देयर टू यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। अब बोलोगे मैम टेक्निकली यूट्रस से इम्प्लांटेशन तक वो ओवम तो रहा नहीं। हाँ नहीं रहा, बट ये वाला चीज तो है ना, फेलोपियन ट्यूब तक तो ट्रैवल कर रहा है वो, ये तो मानना पड़ेगा तुमको। चलो, सो द एग इज कंसिडर्ड एज मोटाइल नॉट स्टेशनरी। आगे देखो, सिमिलरली इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म द गैमीट आर नॉन मोटाइल सेल विद इन गैमेटोफाइट, बट फॉर द फ्यूजन ऑफ टेक्स प्लेस द नॉन मोटाइल मेल गैमीट आर कैरिड टू फीमेल गैमीट बाय पोलन ट्यूब। हुआ क्लियर? इसलिए हमने 3rd पॉइंट को कैंसिल आउट किया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द inheritance pattern of a gene over generation among, अब ध्यान से पढ़ना, the inheritance pattern of a gene over generation among human is studied by pedigree analysis। हाँ ठीक है, pedigree analysis किसने दी थी? pedigree analysis मेंडल ने दी थी, है ना, जिसके थ्रू हम मेंडेलियन ट्रेट को पढ़ सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन सा रेसिसिव है, कौन सा डोमिनेंट है ट्रेट जो पास ऑन हो रहा है, और साथ में एक्स वाला है, वाई वाला है, वो भी हम थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, कैसे हम पढ़ते हैं उसको? कुछ लिखा रहता है? नहीं,
सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है। आगे देख लेते हैं कैरेक्टर्स, वही सिंबल्स को क्या बोला गया है, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर स्टडीड इन द पेडिग्री एनालिसिस इज इक्विवेलेंट टू, अरे एक ही आंसर है, मेंडेलियन ट्रेट। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, ज्यादा कंफ्यूज मत होना लैंग्वेज में, याद रखो किसके ऊपर बेस्ड है, पूरा का पूरा मेंडेलियन ट्रेट के बेस्ड है। चलो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पेडिग्री एनालिसिस इज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंट ट्रेट इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द पैटर्न एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेट व्हिच इंक्लूड इट्स मोड ऑफ इनहेरिटेंस, एज ऑन ऑनसेट एंड फिनोटाइपिक वेरिएबिलिटी। मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन ह्यूमन इज डिफिकल्ट टू स्टडी, देयरफॉर इट इज एनहांस्ड बाय एनालिसिस ऑफ अ फैमिली पेडिग्री। अगर भूल रहे हो कि पेडिग्री क्या है तो याद करो, मेल ऐसा बनाते थे, फीमेल ऐसा बनाते थे, जब उनकी मैरिज करवाते थे तो इस तरह बनाते थे, फिर ये उनके क्या हो गए, ऑफस्प्रिंग्स हो गए, एक फीमेल, एक और फीमेल, दो मेल। अगर उसमें से ये सब कुछ भी शेडेड नहीं है तो वो नॉर्मल है, अगर ऐसे शेडेड मिलता है तो मतलब डिजीज है। कुछ कुछ याद आया, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बाय एनालाइजिंग अ पेडिग्री वी मे बी एबल टू प्रिडिक्ट हाउ द ट्रेट इज इनहेरिटेड। इट इज इन विजुअल टूल फॉर डॉक्यूमेंटिंग द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप इन फैमिली एंड टू डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, डोमिनेंट या रेसेसिव ऑफ जेनेटिक डिजीज। मैंने बोला ना कि ये बीमारी रेसेसिवली एक्सप्रेस हो रही है कि डोमिनेंटली एक्सप्रेस हो रही है, कि कौन से जनरेशन में किस में कैरी आउट हो रही है। मतलब ये भी पता कर सकते हो कि मेल मतलब एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है, मतलब एक्स पे है वो बीमारी वाला डिजीज कॉजिंग जीन कि वाई पे है। क्योंकि तुम वापस जब पूरा स्टडी करोगे कोई फैमिली ट्री, तो अगर तुम देख रहे हो कि मदर से सन में जा रहा है, फिर सन से वापस जा रहा है डॉटर में, मतलब पक्का तुम एक कैलकुलेशन लगा सकते हो कि ये एक्स वाले रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, उसका और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेड, पॉलीजेनिक ट्रेड एंड मैटरनल ट्रेड आर नॉट स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस। क्वांटिटेटिव ट्रेड आर दोज मेजरेबल phenotype trait that depend on the cumulative action of many gene and environment, for example crop yield, weight gain in animal, IQ etc. Polygenic trait, poly मतलब बहुत सारा, ठीक है, जेनिक ट्रेड मतलब एक जीन कंट्रोल कर रहा है। When a trait is controlled by more than one gene, जैसे इसका तुम्हारा एग्जाम्पल है जो फर रहता है ना, तो फर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, उसके लिए बहुत सारे जीन कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इसी का उल्टा रहता है, जहां पे एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल करे, वो उसका एग्जांपल तुम पढ़ चुके सिकल सेल में, सिकल सेल एनीमिया में एक जीन है जो सिकल सेल बीमारी कॉज करवा रहा है, पर साथ में जो दूसरी फिनोटाइपिक प्रॉब्लम आ रही है वो भी उसी जीन के कारण आ रही है, ठीक है। चलो आगे देखो, दिस मींस दैट ईच डोमिनेंट एलील एड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ द नेक्स्ट डोमिनेंट एलील। आखिरी, मैटरनल ट्रेट are those inherited trait which are expressed from the maternal parent to the subsequent offsprings। हुआ क्लियर? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, assertion reason। जिन लोगों ने आज तक assertion reason सॉल्व नहीं किए, पहली बार कर रहे हैं, तो बता दूं दो स्टेटमेंट्स हैं, 110% आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, कम से कम 4 assertion reason वाले क्वेश्चंस तो मिलेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले assertion वाले स्टेटमेंट को पढ़ना है, पढ़ने के बाद लगा एकदम सही लिखा हुआ है तो फिर लगाओगे वर्ड बिकॉज। अगर पढ़ने के बाद लगा सब कुछ बकवास लिखा है तो सीधा सीधा तुम्हारा आंसर हो गया डी। रीजन पढ़ने का भी कष्ट मत करना, टाइम बचाओ, क्रूशल है। अगले क्वेश्चन पे मूव करो। उसके बाद अगर तुमने पढ़ा, तुम्हें लगा सही लिखा है, तो फिर लगाओगे वर्ड बिकॉज। बिकॉज के बाद आंसर बोलोगे, खुद आंसर बोलोगे, पर उसके लिए पढ़ाई होना जरूरी है ना, कुछ भी तो बोल नहीं सकते। आंसर बोलने के बाद अगर लग रहा है कि जो तुमने आंसर बोला, रीजन दिया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया ए, ठीक है। जो तुमने बोला वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर कुछ और लिखा हुआ है जो इंडिविजुअली सही है पर इसका करेक्ट लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो आंसर आएगा बी। और यहाँ लिखा हुआ देखो और कुछ भी बकवास कर रहा है, तो सीधा सा आंसर है, क्या आंसर है तुम्हारा सी। हुआ क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमरफेशन इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। हाँ बिल्कुल सही है, क्लोनिंग वेक्टर जैसे ही यूज करते हैं, ये अलग बात है, उसका ट्यूमर कॉजिंग जो जीन है वो हटा दिया जाता है और कोई पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या बाहर का डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल सही, रीजन देखो, मतलब ये तो सही है, तो इतना क्लियर हो गया, डी वाला ऑप्शन तो अपना नहीं है आंसर। टीआई प्लाज्मिड इंटीग्रेट अ सेगमेंट ऑफ इट्स डीएनए टर्म टीडीएनए इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ इट्स होस्ट प्लांट सेल। तो टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर जैसे यूज किया है, वेक्टर को यूज ही क्यों करते, ताकि उसमें जो दूसरा वाला डीएनए रहे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने
मैंने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ताकि उसमें इंसर्ट हो जिसको टीडीएनए बोलते हैं, और फिर वो होस्ट के डीएनए में इंसर्ट हो जाए और अपना जो भी हम जीन चाहते कि ये एक्सप्रेस हो, ये एक्सप्रेस हो जाए। तो जो मैंने बोला इनडायरेक्टली वही चीज यहाँ लिखी हुई है। तो जल्दी बताओ आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। अब इस जगह पे अगर और कुछ लिखा होता और वो सही होता तो आंसर आता बी, और अगर कुछ और लिखा होता और गलत सलत लिखा रहता तो आंसर आता सी। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरिफिकेशन हैज बीन मॉडिफाइड, डज नॉट कॉज ट्यूमर। मैंने बोला ना कि इसका ट्यूमर वाला कॉजिंग जीन हटा दिया गया है। एंड यूज एज अ क्लोनिंग वेक्टर द टीआई प्लाज्मिड। अच्छा रुको, क्लोनिंग वेक्टर से एक क्वेश्चन आया, जल्दी बताओ। ह्यूमन में अगर क्लोनिंग वेक्टर यूज करना है तो हम किसको यूज करेंगे? एक रेट्रोवायरस को, ठीक है। और वहां पे उसको बोलेंगे, वहां पे जैसे यहाँ पे टीडीएनए बोलते हैं, वहां उसको बोलेंगे सीडीएनए। याद आया? सी मतलब सर्कुलर नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। चलो देखो, द टीआई प्लाज्मिड इंटीग्रेट अ सेगमेंट ऑफ इट्स डीएनए टर्म्ड एज टीडीएनए, ये टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए के नाम से जाना जाता है, इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ इट्स होस्ट प्लांट सेल। याद रखना है कि अगर कोई चीज अपन को प्लांट में एक्सप्रेस करे तो हम ट्यूमर सेल्स यूज करते हैं, मोस्ट प्रीसाइजली टीआई प्लाज्मिड के यूज करते हैं। अगर एनिमल सेल में कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन लानी तो हम कैंसरस सेल लाइन यूज करते हैं और रेट्रोवायरस का यूज करते हैं, ठीक। ये अलग बात है कि ट्यूमर में भी और कैंसर सेल में भी उनकी जो कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग और ट्यूमर कॉजिंग प्रॉपर्टी उनको हटा दिया गया है, और उसी जगह पे हमने अपना चॉइस ऑफ डीएनए इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। किसके थ्रू? वेक्टर का यूज करके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ ग्रुप ऑफ एनिमल व्हिच आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड शेयर मेनी सिमिलरिटी आर रेफर्ड टू एज। एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जो रिलेटेड है डिसेंट से, मतलब बाय फैमिली ट्री उनका सेम चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारी सिमिलरिटी है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ब्रीड। अगर ये नहीं पता है तो चैप्टर 9 जरा थोड़ा पढ़ लेना, उसके ये सारे क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है ब्रीड। अब तुम बोलोगे फिर मैम रेस क्या है, वेराइटी क्या है, स्पीशीज क्या है, इससे रिलेटेड बहुत इंटर लिंक या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलो देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो ब्रीड क्या है? देखो तुमने ब्रीड सुना होगा कि कुत्ते की ब्रीड होती है, ये जर्मन शेफर्ड है ना, ये पोमेरियन है, तो सारे के सारे डॉग, पर अंदर के अंदर क्या थोड़ा थोड़ा चेंज आते गया है। क्यों? सिमिलरिटीज तो हैं, बट क्या है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, साइज, कॉन्फिगरेशन अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीड बोलेंगे। देखो, ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड आर सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फिगरेशन एक्सेट्रा। तो देखो सबके सब, पोमेरियन बोलो, जर्मन शेफर्ड बोलो, हस्की बोलो, लैब्राडोर बोलो, सबके सब है तो डॉग, और इनको निकाला एक ही एंसेस्टर से गया जिसका नाम है वुल्फ। पता है ना कि सबसे पहले ये सारे के सारे क्या थे? भेड़िए थे। हमने उनको टेन कर करके किसमें कन्वर्ट, मतलब बेसिकली डॉग्स बनाने की जो प्रोसेस है वो ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से। सब के सब वुल्फ के रिलेटिव्स थे, ठीक है, और हमने उनको कर करके अब ये हुआ कि इतनी सारी अपने पास ब्रीड है। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, म्यूटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पर आया समझ में? तो ये था ब्रीड के बारे में। अब ब्रीड से कंफ्यूज मत होना, कौन से नाम पे? रेस, वैरायटी और स्पीशीज। तो स्पीशीज से तुमने 11th में भी पढ़ा था, बताओ जल्दी क्या है? स्पीशीज हम उन ग्रुप ऑफ एनिमल को बोलते हैं जो इंटरब्रीड करते हैं और अगली जनरेशन जो पैदा करते हैं वो फर्टाइल रहती है, तो उसको हम स्पीशीज बोलते हैं। जैसे इंसान एक स्पीशीज हो गई, चिंपांजी की अलग स्पीशीज होगी, ठीक है। अब ये अलग बात है कि बोलोगे मैम फिर टाइगॉन, लाइगर भी तो है। हाँ, ये कुछ हमने बनाई है स्पीशीज, पर अगर उनका इंटरब्रीड करके जो अगली जनरेशन है वो फर्टाइल नहीं है तो उसको हम स्पीशीज नहीं बोल सकते। जैसे अगर याद होगा हिन्नी हो गया, हिन्नी या खच्चर है ना, जिसको म्यूल बोलते हैं, तो भले वो क्रॉस है एक डोंकी और हॉर्स के बीच में, मतलब डोंकी और हॉर्स का क्रॉस करके खच्चर बनता है, पर वो क्या रहता है? खुद स्टेराइल, तो उसको हम स्पीशीज नहीं बोल सकते। तो स्पीशीज बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप के जो क्या कर रहे हैं? इंटरब्रीड कर रहे हैं और वापस एक फर्टाइल इंडिविजुअल को पैदा करे, तब उसको हम स्पीशीज बोलेंगे। अब बोलोगे मैम फिर रेस को क्या बोलेंगे? अब रेस से सीधा सा एग्जाम्पल है, रेसिज्म होता है ना, उस वर्ड से रेस को याद कर लो। अब बताओ रेसिज्म किसके बेसिस पे होता है? जल्दी बताओ। तो बोलोगे मैम हम लोग ब्राउन्स दिखते हैं, है ना, तो हम हो सकता है रेसिज्म हुआ हो। अफ्रीकन लोग नीग्रोज दिखते हैं, अगेन। अब तो मुझे ये बताओ तुमने कैसे डिसाइड कर लिया कि नीग्रोज है या हम ब्राउन्स है या जो एशियन हो गए? अब देखो नाम में उसका मतलब छुपा हुआ है। तो जैसे ब्राउन्स है मतलब सीधा सा लॉजिक, जो लोग श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो उनको इन जनरल सब लोग ब्राउन्स बोल देते हैं। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ? मैं एरिया वाइज, रीजन वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके रेड बाल रहते हैं, वो ठंड वाली यूरोपियन देश जो ऊपर ठंडे वाले देश है वहां मिलते हैं। देखो मैं खुद आंसर बता रही हूं उसका कि रेस का मतलब क्या है तो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करने वाले लोग, पर उनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर अलग अलग होने लगे,
ठीक है, जैसे एशियन लोग आ गए जिसमें चाइनीज हो गए, कोरियंस हो गए, जापानीज हो गए, इंडोनेशियन हो गए सारे, तो अब तुम डिस्टिंक्टली है तो इंसानी, है तो होमो सैपियंस सैपियंस ही, पर तुम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल देख के बता सकते हो कि ये अलग जगह से आए हैं, जगह से आए मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हुआ क्लियर? चलो देखो जरा, रेस इज यूज्ड इन क्लासिफिकेशन system to categorize humans into large and distinct population or group based on anatomical, cultural, एथनिक और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस। मेजर रोल तो ज्योग्राफिकल डिफरेंस प्ले करता है, उसके बाद सिंस ज्योग्राफिकल एरिया में अलग रह रहे तो उनका कल्चर अलग हो जाता है, एथनिक वैल्यूज अलग हो जाती है, और एनाटॉमिकल फीचर। अब बोलोगे मैम एनाटॉमिकल कैसे से अलग हो सकता है? देखो अलग इन द सेंस ऐसे हो सकता है कि तुमको दिख रहा है कि उनकी हाइट छोटी है, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि उनके बोन का स्ट्रक्चर, बोन सारी बोन्स का नेम, सारी चीजें इंटरनली सेम है, स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट थोड़ा अलग होगा। वही अगर मैं एक एशियन को कंपेयर करूं और एक अफ्रीकन को कंपेयर करो तो उनकी हाइट और हाइटेड मिल रहा है मेरे को, है तो वही हड्डी, है तो वही पूरे सेम चीजें मिल रही है, एनाटॉमिकली तो सेम मिल रही, बट स्ट्रक्चर वाइज वो एनाटॉमिकली इंटरनल थोड़ा चेंज हो गया हो, ठीक है। पर ये ज्यादा इन्फ्लुएंस किस वजह से आया? ज्योग्राफिकल एरिया, जिसके कारण कल्चर और एथनिक भी रिलेटेड है। अच्छा, पहले मेन ये आया, उसके कारण तो मॉर्फोलॉजिकली बता सकते हैं कि अलग जगह से आए हैं, ठीक। आगे देखो, वेराइटी इज अ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ अ स्पीशीज दैट इज ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पॉपुलेशन विद इन दैट स्पीशीज। जैसे हम बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि वाइल्ड वेराइटी है, या एकदम सिंपल एग्जाम्पल ले लो, वाइल्ड तुलसी। अब तुमने तो दो ही तुलसी खाई होगी, एक जो इन जनरल लोकल लैंग्वेज बता रही हो जिसको बोलते हैं राम तुलसी, श्याम तुलसी, करेक्ट, मतलब एक जिसके पत्ते थोड़े ब्लैक होते हैं, एक जिसके पत्ते ग्रीन रहते हैं। अब मैं बोलूं कि तुलसी के पास ही अपने पास बहुत सारी वैरायटी, और एक होती है जंगली तुलसी, है ना। इनफैक्ट जो बेजल है वो भी तुलसी का ही प्रकार है। अब सोचो, वो बेजल है तो तुलसी, पर बेजल ज्यादा फेमस कहाँ सुनी होगी तुमने? इटालियन फूड में, है ना। तो है तो वो भी कहानी, तो वो भी तुलसी है, पर अब इंडिया में भी वाइल्ड तुलसी मिलती है, तो सोचो है तो सारी एक ही स्पीशीज को बिलोंग कर रही है, बट वापस कैसी है वो? ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, उसको दूसरे से कोई ज्यादा मतलब नहीं, विद इन दैट स्पीशीज। हुआ क्लियर? मतलब है एक ही वेराइटी, अलग अलग जगह मिल रही है, ठीक। आगे देखो, अ स्पीशीज is defined as a group of individual that potentially interbreed in nature and produce fertile offspring। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है, एज इट इज याद करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि तुमको कंफ्यूज करने के लिए बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। ये आता है, ये भी आता है क्वेश्चन। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गे, एल्गे मतलब थैलोफाइट। तो याद रखना है, थोड़ी देर पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था कि सब लोग में इन जनरल जो सोमैटिक सेल है वो 2n होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल जो मतलब गैमीट्स होते हैं वो n बन जाते हैं, फिर वापस दोनों मर्ज होके जाइगोट का फॉर्मेशन होके फर्टिलाइजेशन से वापस 2n बना लेते हैं। पर तभी बोला था कि कुछ थैलोफाइटा में उल्टी कहानी चलती है। तो देखो वो थैलोफाइटा मतलब एल्गी वापस आ गई उसी पे। तो याद रखना, जो एक्सेप्शन है वो तो 110% क्वेश्चन है, जो डायग्राम है वो भी 110% क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स है वो भी 110% क्वेश्चन है। देखो, a multicellular filamentous algae exhibit a type of sexual life cycle in which meiotic division occur after the formation of zygote। मतलब zygote बन गया, 2n बन गया और फिर हो गया meiosis। अब अगर zygote के बाद meiosis होगा मतलब n बन गया, वापस क्या तुम्हारा अगला जनरेशन। अब ये n बन रहा है मतलब यही अब सोमैटिक सेल में डिवाइड करेगा, ये बनाता चलेगा, ठीक है। द अडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गे इज, अरे भैया अडल्ट भी एन ही रहेगा, देखो उल्टी चल रही है। तो अडल्ट अपन को क्या बोलना है, मतलब वेजिटेटिव सेल एन रहेगा। अब इसको जाइगोट वापस अपन को क्या बनाना है, 2n बनाना है, मतलब इतना फिक्स है। अब n का भी हाफ करोगे n/2 करके कुछ नहीं होता। तो अब n से मतलब ये तो वेजिटेटिव सेल रहेगा मतलब सोमैटिक सेल, और वापस ये क्या करेगा, माइटोसिस ही करेगा और वापस n बनाएगा। और यही n जब फीमेल तरफ से आएगा और यही n जब फीमेल तरफ से आएगा, और फीमेल से क्या आएगा, फीमेल से भी n आएगा, तभी तो दोनों मर्ज होके क्या बनेंगे, 2n बनेंगे। तो समझो बात को कि अगर इस टाइप की साइकिल है जहां पे जाइगोट तो क्या है तुम्हारा 2n है, बट तुम्हारे जो इससे क्या हुआ, मियोसिस हुआ। ये उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या किया है, दे के रखा है। तो मतलब मियोसिस हुआ तो n बना, अब यही n तो आगे जाके बढ़ेगा, साइज में बढ़ेगा। तो मतलब सीधा सा लॉजिक, जो अडल्ट के वेजिटेटिव सेल रहेंगे वो भी n रहेंगे, वापस n से क्या बनना है, जाइगोट बनना है, मतलब 2n। मतलब इतना क्लियर हो गया कि जर्म सेल को भी n बनना पड़ेगा जब मेल से रहेगा, और फीमेल से भी जर्म सेल को n बनना पड़ेगा, तभी जाके वापस क्या बनेगा, 2n। देखो कहानी उल्टी है,
है, हम में ये जरूर जाइगोट जरूर 2n रहता है, पर वो मियोसिस नहीं करता, वो वापस 2n का 2n बनाता है। मतलब सीधा सा लॉजिक है, ह्यूमन में जाइगोट 2n होता है, उसके बाद होता है माइटोसिस जो 2n का 2n मेंटेन रहता है। सिर्फ गैमीट्स बनाने के लिए 2n का मतलब 2n का n बनाने के लिए होता है मियोसिस। यहां पे जाइगोट बना दिया 2n, अब हुआ उसका मियोसिस और फिर बना n। हुआ क्लियर? अब ऑप्शंस देख लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि बताओ अडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गी हैज, तो सीधा सा लॉजिक कि अगर वेजिटेटिव सेल है तो वो क्या रहेगा, एन ही रहेगा, मतलब हैप्लॉइड। तो जहां जहां डिप्लॉइड लिखा है उसको तो सबसे पहले ही काट दो, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, वेजिटेटिव सेल क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए, दोनों में सही है। अब वो पूछ रहे गैमेटोगोनिया, तो गैमेटोगोनिया मतलब ये भी एन ही होना चाहिए, मतलब वो भी हैप्लॉइड ही होना चाहिए, तो डिप्लॉइड वर्ड गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है तुम्हारा, डी। चलो इसका यही एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अडल्ट फिलामेंट ऑफ मल्टीसेलुलर एल्गे हैव हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो मैंने बोला था कि हर जगह जनरली 2n से n बनाया जाता है गैमीट के फॉर्मेशन में, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। कहां पे, थैलोफाइटा में, जहां पे तुमने पढ़ा था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये सब दिया हुआ है 11th की बुक में। अब ये मत बोलना कि मैम 11 का तो कोर्स आया ही नहीं है तो ये आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, नहीं, ये इन क्वेश्चन है, क्योंकि ये तुम्हें रिलेट कर सकते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर से, और यही क्वेश्चन को वो रिलेट कर सकते हैं रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट के नाम से, मतलब वहां भी पूछा जा सकता है। अब ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है कि जो सिर्फ वहीं पे स्टिक रहेगा, ठीक है, इसलिए ये हो गया इंपॉर्टेंट। क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में एक जगह यही क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया है, जब अपन टेक्स्ट पढ़ते हैं ना तो अंदर दिया हुआ है कि उसमें क्या होगा। तो अगर कोई एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया है कि उसमें क्या होगा, जो एंड क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो पूरे के पूरे एंट्रेंस एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। देखो आगे, ठीक है, इन विच द मियोटिक डिविजन ऑकर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, मतलब मियोसिस कब होगा, तुम्हारे जाइगोट के बाद। अच्छा, मियोटिक एक होता है मतलब मियोसिस होगा, माइटोटिक लिखा होता है मतलब माइटोसिस होता है, ठीक। सो द फिलामेंट ऑफ दिस algae has haploid vegetative cell and haploid gametogonia, a multicellular gametophyte of gametogonia which is haploid and alternate with a multicellular sporophyte which is diploid 2n, बताया ना अभी। चलो, a mature sporophyte produce spores, haploid cell by meiosis and प्रोसेस विच रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ फ्रॉम 2n to n, मतलब सिर्फ मियोसिस का होने वाला है, जाइगोट में होने वाला है, बाकी हर जगह सिर्फ माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट हो गया कीवर्ड, बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। पूछ रहे हैं इन चार में से कौन सा मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पहले देख लो, ऐसा तो नहीं कि कॉम्बिनेशंस वाला क्वेश्चन हो, नहीं है, सॉरी, ठीक है, नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं जैसे मल्टीपल चॉइस रहते ना, एक से ज्यादा, फिर 1 and 2 चूज करो, इसलिए देख लिया, ठीक है। एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। तो अगर ये ऐसा वर्ड लिखा है डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बेसिकली ये बात कर रहा है थर्ड लॉ की, जिसका नाम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो बेसिकली डिप्लॉइड को लेके पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो वो पूछ रहा है कि डोमिनेंस में फिट नहीं होता, ये क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले रूल में फिट हो रहा है, और पूछा कौन से लॉ से रिलेटेड है, डोमिनेंस। याद आया, जो तुम्हारा मोनो डाइहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों यूज करते हैं, तुम लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। यह अलग बात है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को तुम डाइहाइब्रिड को लेके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, पर डाइहाइब्रिड मोर प्रिसाइसली कौन से लॉ को एक्सप्लेन करता है, तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कि याद करो, बुक खोल के देखो कि जो सीड का कलर था उसको कोई मतलब नहीं था कि सीड का शेप क्या आ रहा है, कुछ भी कॉम्बिनेशन से आ सकता है। तो इंडिविजुअल एलील अलग अलग सेग्रीगेट होंगे, दोनों मिक्स नहीं होंगे, ऐसा कहीं फिक्स लिखा नहीं है कि ग्रीन वाले जो शेप, ग्रीन वाला जो कलर है मटर के दाने का, उसके साथ राउंड ही आएगा, व्रिंकल नहीं आ सकता। तो मतलब इसका मतलब है एलील क्या होते हैं, ब्लेंड नहीं होते। तो वही लिखा है, एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर, दो अलग अलग कैरेक्टर इंडिविजुअली रिकवर होते हैं इन F2 जनरेशन। तो ये हुआ आंसर, फिर भी दिल है कि मानता नहीं, आगे पढ़ लो। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर पर्टिकुलर, अरे तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही हम शुरू करते हैं। फैक्टर मतलब क्या, ये तो मेंडल ने फैक्टर बोला था, आज उसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। जीन दो आते हैं, पेयर में आते हैं, है ना, एक मैटरनल साइड से आता है, एक पैटर्नल साइड से आता है। अब उसमें जो डोमिनेंट रहेगा वो सामने वाले को दबा देगा, ठीक है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, वही जीन के बारे में, ठीक है। तो ये सारा डोमिनेंस
को बताता है। सिंस पूछा है कैन नॉट बी एक्सप्लेन, और ये तो हम डोमिनेंस से एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट, मतलब एक जीन में से दो जीन है, उसमें से एक क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, एक रेसेसिव रहेगा। तो ये सारे डोमिनेंट को एक्सप्लेन करते हैं। पूछा है बताओ कौन सा लॉ ऑफ डोमिनेंस से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो आंसर हुआ ए। चलो देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट ऑन क्रॉसिंग टू पेरेंट्स ऑफ प्योर लाइन विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में क्या दिया है, हाइट का, एक टॉल है एक डॉर्फ है, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए प्योर लाइन, उनको क्रॉस करो तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे पेयर में आते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या हुआ, एक ही जीन आगे पास ऑन होगा, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ठीक है, और पेयर्स में रह गए। अब उसमें से एक ही, सिंस दोनों सेम है इसलिए एक ही यहाँ पे पास ऑन हुआ, ठीक है, दोनों मर्ज हो गए, बन गया वापस पेयर में रहा कैपिटल टी स्मॉल टी, उसमें से एक फैक्टर या एक जीन जो डोमिनेंट रहेगा वो दूसरे वाले के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, रोक देगा। तो देखो तीनों लाइन एक्सप्रेस हो रही है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, ठीक है। विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर द प्रोजेनी एग्जिबिट कैरेक्टर ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ ट्रेट विच इज डोमिनेंट। हाँ, अब ये अलग बात है कि हम को डोमिनेंस भी पढ़ चुके हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी पढ़ चुके, पर यहाँ पे पूछा ना को डोमिनेंस के बारे में था ना इनकम्प्लीट के बारे में, ये क्या पूछा गया था, तुम्हारा लॉ ऑफ मेंडल के डोमिनेंस है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Several South Indian states raise 2 to 3 crop of rice annually. The agronomic feature that make this possible is because of कि साउथ इंडिया में इतना ज्यादा चावल क्यों है, सीधा सा लॉजिक में पूछ रहे हैं कि बताओ चावल उगाने के पीछे एग्रोनॉमिक फीचर क्या है। तो भैया ये तो पहले ही है कि पहली बात तो ज्योग्राफिकल एरिया, मिट्टी, ये तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, पर उन्होंने ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा, एग्रोनॉमिक फीचर पूछा है। शॉर्टर राइस प्लांट नहीं, अर्ली यील्डिंग होती है, जल्दी पक जाता है और कट जाता है, और वो एरिया बिल्कुल फेवर करता है, क्लाइमेट बिल्कुल फेवर करता है कल्टीवेशन को। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, बेटर इरिगेशन देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बेटर है, अगर देखा जाए साउथ इंडिया ऊपर कितनी सारी नदियां हैं, है ना, हम मतलब ऐसी ऑन फिंगर टिप्स हम बड़ी बड़ी 5 नदियां बता सकते हैं। सबसे ज्यादा फर्टाइल वो पूरा पंजाब यूपी वाला बेल्ट है, वहां पे एलुवियल सॉइल मिलती है, अगर याद होगा थोड़ा बहुत 10th का ज्योग्राफी। अर्ली यील्डिंग राइस वैरायटी, हाँ बिल्कुल सही, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, ऐसा कुछ नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंट राइस वैरायटी, तो करेक्ट आंसर है सी। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब बोलोगे मैम ये सब कहां मिलेगा, ये सब मिलेगा तुम्हें चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। सेवरल साउथ इंडियन स्टेट रेज 2 to 3 crop of rice annually. The agronomic feature that make this possible is early yielding rice variety. These variety of rice are a group of crops which are created intentionally during the green revolution to increase the global food production. हुआ क्लियर? मूव करें आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 12। टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स, अब देखो प्रोटोप्लास्ट ऑब्टेन करना है, मतलब अपन को सेल वॉल तो नहीं चाहिए, सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलेज एंजाइम की मदद से उसको हटाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अंदर आ जाता है क्या, सेल मेम्ब्रेन चाहिए क्या, नहीं, किसकी बनी रहती है, लिपोपॉलीसैकेराइड की, प्रोटीन की भी बनी रहती है। हमें फिर मतलब बोल सकते हैं कि हमें जो लिपोपॉलीसैकेराइड और जो प्रोटीन है उनको भी हटाना है, उसके लिए क्या यूज करना, मतलब पेक्टिन को, नॉट लिपोपॉलीसैकेराइड, पेक्टिन को हटाना पड़ेगा। तो पेक्टिन को हटाने के लिए क्या, पेक्टिनेज, तो बस एंजाइम का नाम पूछा है, बोथ सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज, ठीक। काइटिनेज इसलिए नहीं क्योंकि अपन को चाहिए, काइटिन जो है वो भी सेल वॉल का पार्ट है, पर वो स्पेसिफिकली फंगस का पार्ट है, यहाँ पर इन जनरल पूछा रहता है तो हम सेल्यूलेज पे जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पेक्टिनेज एंड सेल्यूलोज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। दीज कैन बी रिमूव्ड बाय डाइजेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज एंजाइम टू आइसोलेट द प्रोटोप्लास्ट। अच्छा जल्दी बताओ, ये तो तुमने यहाँ पढ़ लिया, पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज कहीं और भी पढ़ा हुआ है, याद करो, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 10 है जिसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, वहां पे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि जो मार्केट में फ्रूट जूस मिलता है और घर के फ्रूट जूस में क्या अंतर है, तो मार्केट के फ्रूट जूस में वापस क्या है, यही एंजाइम्स डले हुए रहते हैं, इसलिए वो क्लियर हो जाता है, और वही घर का फ्रूट जूस को कैसा रहता है, टर्बिड रहता है, ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
ऑटिकोलॉजी इज द, अब ये देखो ये तुम्हारी बुक में कहीं भी नहीं दिया है तो जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। फिर स्टार्ट करते हैं। चलो तो किसका रिलेशन है ये अपन को याद करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पहली बार सुना है तो एज इट इज आंसर दिखा रही हूं, नहीं सुना होगा मुझे पता है, स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो। रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरमेंट। अब बाकी के आंसर देखो। ऑटिकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज टू बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट। तो याद रखना है। तो उन्होंने एबायोटिक और एबायोटिक की जगह पे, मतलब ये ऑप्शन में आया तो भी तुम्हारा आंसर है, और अगर बायोटिक और एबायोटिक दिया तो भी तुम्हारा आंसर है। इस स्टेटमेंट की जगह पे अगर उन्होंने दिया कि इंटरैक्शन विद रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इट्स इकोसिस्टम, मतलब 3 वर्ड्स दिए तो भी वही आंसर है। हो गया क्लियर? मूव करें आगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज टू डैश इज टू एंथर। अरे तो एकदम सीधा सीधा रिलेशन वाला क्वेश्चन हो गया कि ओव्यूल मिलता है, तुम एम्ब्रियो सैक मिलेगा ओव्यूल के अंदर, तो बताओ एंथर के अंदर क्या मिलेगा? पोलन। ये तो एकदम ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। ठीक, चलो। द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। सो एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज पोलन ग्रेन इज टू एंथर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कंडीशन ऑफ अ कैरियोटाइप 2n+1 एंड 2n+2। 2n मतलब ये नॉर्मल अपना क्रोमोसोम नंबर है, जैसे 46 हो गया। अब +1 मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा या फिर 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, तो बताओ इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अब कंफ्यूज मत होना, इसको पॉलीप्लॉइडी नहीं बोलेंगे। पॉलीप्लॉइडी स्पेसिफिकली तब बात की जाती है जब पूरा का पूरा सेट आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों के लिए कॉमन वर्ड पूछ रहे, जहाँ पे एक सेट नहीं आया है, सिर्फ इंडिविजुअल एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। फिर बोलोगे मैम फिर बाकी को क्या बोलते हैं? तो चलो देखना शुरू करते हैं, स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लो। एन्यूप्लॉइडी इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज one or few more number of chromosome above or below the normal chromosome number. In this case, organism either gain or loss one or more chromosome but not complete set. ठीक है, polyploid is defined as the addition of entire set. यही मैं बोल रही थी कि कंफ्यूज मत होना, polyploidy से पूरा का पूरा सेट आ गया of chromosome. It can be triploidy, tetraploidy, pentaploidy, etc. Allopolyploidy is a polyploidy in which chromosome set are non-homologous. Non-homologous मतलब 1 dash नहीं आया, 1 आया, वहां से 2 आया। ठीक, in other word we can say that allopolyploidy are derived from stock which is heterozygous. Monosomy is a process in which 1 chromosome is removed from diploid set of a chromosome, that is 2n-1। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर एन्यूप्लॉइडी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलीप्लॉइडी पे भी आ सकता है, और फिर किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। और ये वाला पोर्शन अब देखो 2-3 बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये वाला पोर्शन पढ़ लेना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द टर्म टोटिपोटेंसी, अरे देखो होगा, मैंने 10 बार बोला होगा अलग अलग जगह की कैंसरस सेल कैसे रहते हैं? कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। पर अगर मैं स्टेम सेल के बारे में बात करूं या कैलस के बारे में बात करूं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करूं, जो टिप ऑफ रूट ऑफ शूट मिलता है, तो वो कैसे सेल्स रहते हैं? टोटिपोटेंट सेल। या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे रहती है? टोटिपोटेंट सेल की रहती है। मतलब वो होते तो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, पर उनमें वो कैपेसिटी रहती है कि कोई भी सेल में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही शायद पूछा हो। रेफर टू द कैपेसिटी ऑफ सेल टू जनरेट होल प्लांट, बिल्कुल सही। बर्ड टू जनरेट होल प्लांट, बर्ड नहीं, सेल पूरे बन सकते हैं। सीड टू जर्मिनेट, सेल्स टू एनलार्ज इन साइज, नहीं, पूरे होल प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, the capacity of cell or an explant, any part of the plant taken out and grown in test tube to grow the whole plant is called totipotency. तो totipotency term इस context में बात की गई है कैलस के बारे में। अगर याद होगा टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, जो टिप ऑफ रूट और शूट, अब शूट निकाल पाना टफ है एज कम्पेयर टू शूट, कट किया उसको ट्रांसफर किया, उसमें क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अभी वो सेल्स है जिनको खुद का कोई फंक्शन पता नहीं है, पर वो टोटिपोटेंट सेल है, पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक, तो वही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 वापस आ गया। असर्शन रीजन क्या करना है? तरीका बिकॉज लगा देना है। चलो लगा दो। ठीक है, BECAUSE। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू हैव फ्यू क्लोनिंग साइट इन क्लोनिंग वेक्टर। अब बताओ सबसे पहले तुमको स्टेटमेंट क्या लग रहा है? सही है कि इसेंशियल है फ्यू क्लोनिंग साइट इन क्लोनिंग वेक्टर होने के लिए। क्लोनिंग साइट तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा जल्दी से अब पूछा ही तो बता दो क्लोनिंग साइट के नाम। PST1, PUE1, फिर SAL1,
याद आया? ये सारे क्लोनिंग साइट है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके ई कोलाई आर सॉरी PBR 322 में, प्लाज्मिड में। अब क्यों इसेंशियल है ये बताओ मेरे को, मत पढ़ो जल्दी बताओ क्यों इसेंशियल है क्लोनिंग साइट का होना। अरे बाबा ये तो वही जगह है जहां पे क्या आएगा, तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट DNA इंसर्ट होगा, तो क्लोनिंग जगह, क्लोनिंग साइट तो पता होनी चाहिए। और ये वही जगह है जहां पे हम क्या करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, और सेम वही कट कहाँ, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कहाँ लगाएंगे, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले DNA में। ठीक, तो देखो it help in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant। अरे जो मैंने बोला वो तो लिखा ही नहीं है, तो इतना क्लियर हो गया कि A नहीं है, सिंस ऊपर वाला स्टेटमेंट सही था तो D नहीं है। अब लिखा किसके कंटेक्स्ट में ये बताओ, ये लिखा है सिलेक्टेबल मार्कर के कंटेक्स्ट में लिखा है, तो लिखा हुआ तो सही है पर इसका सही लॉजिक नहीं, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, B आएगा। देखो पर इसके लिए पढ़ा हुआ होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है असर्शन रीजन के लिए। अगर तुमको लग रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हमने नहीं पढ़ा है ढंग से, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि असर्शन रीजन मत सॉल्व करना, छोड़ देना। वैसे भी तुम्हारे पास एग्जाम में 50 में से 40 क्वेश्चन का ऑप्शन है, तो इनको सबसे आखिरी के लिए रखना, ठीक है। ज्यादा ये मत बना हम हीरो बनेंगे, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, सारे का करना ही नहीं है। हम जरूर इसमें जरूर सारे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, पर वहां वही 40 करने जो तुम 110% श्योर हो, ठीक, क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। चलो देख लो इसका लॉजिक। इट इज एसेंशियल टू हैव फ्यू क्लोनिंग साइट इन क्लोनिंग वेक्टर, इट इज बिकॉज इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन DNA, मैंने बोला ना ये वही जगह है जहां पे रिकॉम्बिनेंट DNA बनेगा या फिर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट एलियन DNA अटैच होगा। देखो वही लिखा है, द वेक्टर नीड टू हैव फ्यू रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने बोला सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करोगे, मतलब कट करने के लिए जगह तो पता होनी चाहिए। आगे देखो, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. Also the vector requires a selectable marker. Selectable marker की स्टोरी अलग है पर उन्होंने उसी में फिट कर दी, इसलिए आंसर भी गया। which help in identifying and eliminating non-transformant and selectively permitting the growth of the transformant। हुआ क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, द आउटर मोस्ट एंड इनरमोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब सीधा सीधा पोलन का पूछ रहे। इन द सॉरी पोलन का नहीं, पोलन में तो एक्साइन इंटाइन आ जाता है, वो माइक्रोस्पोरेंजियम पूछ रहे, ठीक है। इन द एंथर आर रिस्पेक्टिवली, तो सबसे अंदर वाली लेयर जो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्या नाम है उसका, टेपिटम। तो टेपिटम यहाँ होना चाहिए जहां है, उसको अभी रखो, बाकी सबको हटा दो। अच्छा, और सबसे बाहर वाली का तो नाम ही है, क्या है वो, एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली को तो एपिडर्मिस ही बोलते हैं, एंडो और एंडोडर्मिस तो है नहीं इस केस में, एंडोथीशियम है, पर पहले एपिडर्मिस आता है, फिर आता है तुम्हारा फिर मिडिल लेयर एंडोथीशियम, और फिर आता है टेपिटम। तो ये तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन हो गया, डायग्राम में भी दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, द आउटर मोस्ट एंड इनरमोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर रिस्पेक्टिवली आर एपिडर्मिस एंड टेपिटम। द टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर, उसमें से जो बाहर की 3 लेयर रहती है उनका काम रहता है प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, दैट इज एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, एंडोडर्म एंडोथीशियम मिडिल फाइब्रस लेयर एंड मिडिल लेयर, एंड सबसे अंदर में होती है कौन सी, टेपिटम। मिडिल लेयर भी मेंशन्ड है, मेंशन नहीं है यहाँ पे, पर मिडिल लेयर भी होती है, ठीक है। चलो ये कहाँ से लिया गया, ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन। अब इसी को कॉम्प्लिकेट करना है तो क्या करेंगे, डायग्राम उठा के दे देंगे, लेबलिंग जो है वो गायब कर देंगे और पूछ लेंगे बताओ ABCD को सीक्वेंस वाइज अरेंज करो, या A स्टैंड फॉर व्हाट, B स्टैंड फॉर व्हाट। इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, तो देखो क्वेश्चन वही रहेगा, पैटर्न चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन अ DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय, अरे 2 न्यूक्लियोटाइड बताओ किससे जुड़े हुए हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, यही तो है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर जल्दी बताओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां देखा है तुमने न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों का बना है, 3 चीजों का। बताओ सबसे पहले क्या है, शुगर। शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ता है तब कौन सा बॉन्ड आता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद जब तुम्हारा शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तब कौन सा आता है, फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, ठीक है, जो दिया ही नहीं है। उसके बाद 2 न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तब आता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और 2 स्ट्रैंड्स के जो 2 न्यूक्लियोटाइड के जो 2 नाइट्रोजनस बेस है वो जब जुड़ते हैं तब आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर पेप्टाइड बॉन्ड जल्दी बताओ कहां आता है, जब अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं, 2 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तब बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये वापस स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था।
वापस इसको वैसे इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं, इसको भी डायग्राम बेस में पर पूछा जा सकता है। 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं, ये तुमको पता है, हाइड्रोजन, फॉस्फोइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर और ग्लाइकोसिडिक। इसी को लेबल करके पूछ लेंगे कि बताओ सब सारी चीजें क्या है, या डीएनए के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बॉन्ड टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइन इन सच मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इजी था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मैच द फॉलोइंग, सबसे बढ़िया क्वेश्चन होता है, टाइम बचाते हैं। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? डिडक्शन मेथड। ठीक है, अपन को मैच करना है, ऑप्शन अभी देखने की जरूरत नहीं। अभी सबसे पहले जो आता है वो सीधे सीधे देख लो। अब जब हमको पता है एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या बनाता है, एसिटिक एसिड, मतलब बी का तो 3 होना ही चाहिए। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ एक ऑप्शन देख रही हो और देखना मैच करो। तो बी का 3 इसमें है, इसको हटा दो, इसमें है, इसको हटा दो। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन देख लो। डी का 1 सब में कॉमन चल रहा है, मतलब तुम्हें सिर्फ ए और सी में से डिसाइड करना है। तो देखो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम क्या करता है? ब्यूटारिक एसिड, मतलब सी का 2 ही होना चाहिए। देख लो यहाँ सी का 4 लिखा है, मतलब क्रॉस सी का 2 आंसर। मैंने बाकी के 2 ऑप्शन पढ़े भी नहीं, आंसर आ गया। ठीक है, ये टाइम बचाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। डिडक्शन मेथड ही लगाना, बहुत टाइम बच जाएगा। मूव करते हैं। तो एस्परजिलस नाइजर जो है वो सिट्रिक एसिड बनाता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम हमारा ब्यूटारिक एसिड बनाता है, और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, अरे ये तो आखिरी वाली स्टेप है जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के नाम से तुम पढ़ चुके हो। तो वही पूछा है उन्होंने कि आखिरी में सेपरेशन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, और पैकेजिंग करना है तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये तुम्हारे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में सबसे आखिरी वाला टॉपिक है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेसिस स्टेज द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ series of process before it is ready for marketing as a finished product. This process includes separation and purification, which is collectively referred to as downstreaming processing. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड इज, अरे ये तो हमको पता ही है, इंडिया में भी उसी की प्रॉब्लम है। कौन सी? वाटर हाइसिकैंथ, या फिर हिंदी में बोलते हैं जलकुंभी, या फिर इकॉर्निया। ठीक है, चलो मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इज इकॉर्निया वाटर हाइसिकैंथ, जो ब्लू कलर का फूल देता है, जलकुंभी। वापस अगर तुम्हें याद होगा मैंने पढ़ाया था, ये इंडिया का नहीं है, ये एक एलियन स्पीशीज इन्वेजन में तुमने पढ़ा हुआ है। ये आया था कब? विक्टोरियन टाइम पे, ब्रिटिश रूल पे लेके आए थे ये लोग, है ना, क्योंकि क्वीन को बड़ा सुंदर लगता था। तो क्वीन ने बोला जिस जिस देश में मैं रूल करूंगी उस देश में मैं ये लेके आऊंगी। अब ये अनफॉर्चुनेटली अब ये हुआ है कि इंडिया के हर तालाब, गली मोहल्ला तो नहीं बोलेंगे, हर तालाब, हर वाटर बॉडी में ये मिलता है। ठीक है, जो हमेशा बेचारी नगर निगम निकालती रहती है, अगर निकाल रही है तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बिकॉज इट तो वही जो जलकुंभी है, जो ग्रीन कलर के ऐसे पत्तियां नहीं दिखती, उसमें से ब्लू कलर का फ्लावर आ जाता है, दिखता बड़ा सुंदर है पर प्रॉब्लमैटिक है। क्यों? क्योंकि एलियन स्पीशीज इन्वेजन है। चलो देखते हैं। तो वाटर हाइसिकैंथ है सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड बिकॉज इट ग्रोथ कैन नॉट बी कंट्रोल एंड इट कवर द एंटायर पॉन्ड और लेक एंड इम्पैक्ट वाटर फ्लो। इकॉर्निया इज अ फ्री फ्लोटिंग perennial plant which has been introduced in India to check water pollution. अब देखो इंडिया में वाटर पोल्यूशन चेक करने के लिए लाए गए थे, और दूसरा भी रीजन था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था। As this weed absorb mercury, cadmium, lead and nickel from sewage water. It is world most problematic aquatic weed as it is invasive species and can form thick mats. If these mats cover the entire surface of the pond, they can cause oxygen depletion and kill fishes. मतलब सीधा सा लॉजिक, जब डिसॉल्व ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगा तो उस एक्वेटिक जो पानी के अंदर लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ, वो पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक, मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है, कैडमियम, मर्क्यूरी, लेड, निकल तो एब्जॉर्ब कर रहा है, पर साथ में जो लाइफ है वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अच्छा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी पोलन इन लार्ज नंबर। अच्छा, अब ध्यान से पढ़ना, ये बेसिकली पूछ रहे एंटोमोफिलस है, एनिमोफिलस है, हाइड्रोफिलस है कि क्या है। तो देखो वो बोल रहे प्लांट लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉन स्टिकी मतलब ठीक है, पोलन इन लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्मास हैज अ लॉन्ग एंड फेदरी। सीधा सा लॉजिक, सिर्फ एक वर्ड याद रखो, अगर फेदर है, फेदर किस चीज के लिए यूज होते हैं? उड़ने के लिए। मतलब पक्का ये पोलन जो है वो कौन सा मोड यूज कर रहा है? एयर का यूज कर रहा है। तो देख लेना, अब पूरा क्वेश्चन देख लो। दीज मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय एयर। अब एयर नहीं है तो विंड है, तो आंसर आ गया तुम्हारा विंड। ठीक हुआ, क्लियर?
चलो मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे. प्लांट यूज 2 abiotic wind and water and 1 biotic animal to achieve the pollination. Majority of plant use biotic agent for pollination. Pollination by weed is more common amongst abiotic pollinator. It require light and non-sticky pollen grains so they can be transported in wind current. They often possess well-exposed stamen so that pollen are easily dispersed into wind current and large often feathery stigma. तो याद रखना है जहां वर्ड feathery आ गया मतलब ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा सा वो एयर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. टू इजीली ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन. विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस. इसका एक एग्जाम्पल देखा होगा तुमने. जनरली ऐसे वाइट कलर का आता है ना, ऐसे डैंडलियन का जो होता है. जनरली छोटे, जब तुम छोटे थे तुम इसको पकड़ने के पीछे जाते थे और पता नहीं किसने बता के रखा है, आज भी वही चलता है कि इसको पकड़ो और विश मांगो तो विश पूरी होती है. विश कुछ पूरी नहीं होगी. पोलन ग्रेन पॉलिनेशन रोक रहे हो तुम, सीधा सा लॉजिक है. ठीक है. तो ये वाला खैर तुमने सीड में देखा होगा क्योंकि सीड डिस्पोजल की भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, पर इसी का जो फ्लावर, इसी का जो पोलन है वो भी विंड ही यूज करता है. ठीक है. चलो देखो आगे. पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली विच इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट बट ऑकर इन एक्वेटिक प्लांट, जिसमें आता है हाइड्रिल्ला और वैलिसिनेरिया. आगे देखो. जूफिली इज पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ एनिमल्स. जू मतलब एनिमल्स. अब इसमें कोई भी एनिमल आ सकता है, बर्ड्स भी आ सकती हैं, बड़े एनिमल्स भी आ सकते हैं. देखो. एंटोमोफिली, एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स. ठीक है. पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जूफिली विच ऑकर थ्रू द एजेंसी ऑफ एनिमल. हुआ क्लियर? इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब इसी को अगर टफ करना है तो वो क्या करेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे. एक फूल का फ्लावर का डायग्राम दे देंगे और फिर बोलेंगे दिस फ्लावर शो विच काइंड ऑफ पॉलिनेशन. तो अब फिर तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे, वो विंड वाटर एयर नहीं देंगे, ये सारे वर्ड्स लिखेंगे, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, और फिर तुमको वो फ्लावर का पिक्चर याद रखना पड़ेगा. पर याद रखना वो जो फ्लावर्स के डायग्राम्स है वो तुम्हारे एनसीईआरटी से ही लेंगे. ठीक है. चलो मूव करते हैं आगे. और अगर बोलोगे एनसीईआरटी से नहीं लिया, इन केस नहीं लिया, तो तुम्हारे जो लैब मैनुअल है उससे वो डायग्राम्स लेंगे. तो डायग्राम का सोर्स भी मैं बता रही हूँ कि कहाँ मिलेगा. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. Which Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parents? जल्दी बताओ इनमें से कि दोनों पेरेंट्स जो F1 जनरेशन है, जो बेसिकली कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखाता है, वो कौन से इन चार में से कौन से ऑप्शन से शो हो रहा है. तो कोडोमिनेंस. अब कोडोमिनेंस ये अलग बात है कि इस वाले केस में ये टॉल ही रहेगा तो कोडोमिनेंस हम यहाँ बोल नहीं पाएंगे, पर कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है तुम्हारा ब्लड टाइप, एबीओ ब्लड ग्रुप, वो है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल. जैसे अगर याद होगा ब्लड ग्रुप तुमने पढ़ा है वापस, अगर एक पेरेंट से क्या आ रहा है तुम्हारा आई ए आ रहा है, इम्यूनोग्लोबिन ए आ रहा है, और एक पेरेंट से आई बी आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, है ना. तो ये एग्जांपल किसका है, कोडोमिनेंस का. और उन्होंने डायरेक्ट ब्लड ग्रुप ना लेके क्या दिया है कि ऐसा मेंडेलियन आइडिया बताओ जो डिपिक्ट किया गया है क्रॉस में, जहां F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट के क्या हुए, जीन्स एक्सप्रेस हो गए. तो यहाँ पे किसी ने किसी को सप्रेस नहीं किया, डोमिनेट नहीं किया. तो डोमिनेट नहीं किया तो इतना क्लियर हो गया कि डोमिनेंस भी नहीं है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट भी नहीं है, डोमिनेंस भी नहीं है. अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों नहीं है, क्योंकि उसका एग्जांपल स्नैपड्रैगन है ना. रेड फूल आना था, व्हाइट फूल आना था, दोनों मर्ज होके नया बन गया, वो है पिंक. अब पर ये किसका एग्जाम्पल है, ब्लड ग्रुप एबीओ ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस का. देखना उसके एक्सप्लेनेशन में, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच बोथ एलील ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस इन अ हाइब्रिड. हुआ क्लियर. चलो मूव करते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट है ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ वाटर. वापस ये हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफॉइड. तो अगर ये तुमको याद होगा तो सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आंसर है हेपेटाइटिस बी. ये अलग बात है कि जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफॉइड ये तीनों के तीनों कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से दिए हुए. हेपेटाइटिस बी का एक्सप्लेनेशन देख लो, इज इनिशियली नॉट कॉज बाय कंटामिनेशन ऑफ वाटर. मतलब इनिशियली जनरली देखा होगा हेपेटाइटिस होने के पहले लोगों को जॉन्डिस होता है. ठीक है. जब जॉन्डिस वर्स्ट फॉर्म में चला जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हेपेटाइटिस में. ठीक है. अब हेपेटाइटिस सिंस हेपेटाइटिस हुआ है जॉन्डिस से, स्टार्ट सिम्टम्स जॉन्डिस के दिखाते हैं, लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, बाइल पिगमेंट ढंग से मतलब एक्सक्रीट टूट नहीं रहे, एज इट इज बाहर निकल रहे, हर चीज पिंकिश नहीं येलोइश हो रही है. ठीक है. डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, फटीक फील हो रहा है. तो ये सारे सिम्टम्स तुम्हारे जॉन्डिस के हुए. पर यही जब जॉन्डिस अनट्रीटेड रह जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हेपेटाइटिस बी में. इसलिए यहाँ पे लिखा है इनिशियली नॉट कॉज बाय.
है। अब अगर टेक्निकली देखोगे तो बोलोगे मैम ये तो सारा का सारा ऑप्शन ही, क्वेश्चन ही गड़बड़ है, नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि इन तीनों का मेन रीजन जो है वो तुम्हारा कंटामिनेटेड वाटर ही है। बस ऊपर वाले का देखो कि वही जो मैं बोल रही हूँ कि इनिशियली जरूर कॉज होता है किससे, तुम्हारा इज इनिशियली नॉट कॉज बाय कंटामिनेशन ऑफ वाटर, क्योंकि मैंने बताया जॉन्डिस होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है, इट इज कॉज बाय द एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट, इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा। तो याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, भले ये भी उस कैटेगरी में आ रहा है, अब ये तुम क्लेम नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन गलत है, तुमको और ऑप्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा, और ऑप्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा, मतलब अब जॉन्डिस सिर्फ कंटामिनेटेड वाटर और कोई तरीका नहीं, हेपेटाइटिस भी वो भी है, और साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट भी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी है, इस लॉजिक से वो तुम्हारा आंसर फिट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बोल सकते हो कि ये आंसर तो गलत है, पर वापस वही चीज है ना कि हमें 4 में से मोस्ट अप्रोप्रिएट को चूज करना है, ठीक। अब देखो आगे, जॉन्डिस, कोलेरा एंड टाइफॉइड आर वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज, तुम्हारी बुक में मेंशन्ड है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, पर ये तीनों सिर्फ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की तरह मतलब की वजह से ही फैल सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई तरीका नहीं है। पर ऊपर वाला वो तो है, साथ में ये भी है, इसलिए क्वेश्चन में हेपेटाइटिस बी को क्या किया, चूज किया गया है। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑकर इन वन स्ट्रैंड बिकॉज, अरे ये तो सीधा सा लॉजिक है, स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस है, दोनों का रीजन कौन से भैया है, कोई भैया नहीं, मतलब जैसे मैं समझाया था हमारे पॉलीमरेज भैया या भाई साहब, क्यों, क्योंकि जो पॉलीमरेज मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नई स्ट्रैंड बना सकता है, वो डायरेक्शन का नाम क्या है, 5' to 3', तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होना चाहिए, 3' to 5', तो इस डायरेक्शन में तो सीधा सीधा स्ट्रैंड बन जाएगा। अब अगर कोई दूसरी ऑपोजिट स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में तो रीड होती है ना, मतलब 5' to 3' तो रीड होती है, तो उस केस में होता क्या है कि ये वाला जो स्ट्रैंड फॉर्म होगा वो टुकड़े टुकड़े में फॉर्म होगा। तो देख लो, डीएनए मॉलिक्यूल बीइंग सिंथेसाइज्ड इज वेरी लॉन्ग, नहीं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो भले डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो, हर कंडीशन में कोई भी पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन में ही डिकोड या नया स्ट्रैंड बना सकता है, वो भले आरएनए हो या डीएनए हो, वो भले यूकैरियोट में हो या प्रोकैरियोट में, कहानी उसकी वही है, ठीक। आगे, इट इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस, नहीं, डीएनए लाइगेज हैज टू हैव रोल, नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, बी, ठीक है। देख लेते चलो इसका एक्सप्लेनेशन। डीएनए पॉलीमरेज एट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम बोलते हैं, अगर याद होगा तुमने डीएनटीपीस करके भी पढ़ा हुआ है, कहां पे ये पढ़ा हुआ है तुमने, पीसीआर में, ठीक है, टू द फ्री 3' एंड ऑफ द ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सो दैट रेप्लिकेशन ऑफ 3' to 5' strand of the DNA molecule is continuous। अब बताया था ना कैसा होता है, रेप्लिकेशन फोक बनता है, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव रहता है। अब हमें पता है कि जो हमारा पॉलीमरेज है वो 5' to 3' नया स्ट्रैंड बना सकता है, अब वो एक ही डायरेक्शन में बनाएगा, मतलब ये भी 5' to 3' में ही बनाएगा, पर टुकड़े टुकड़े में बनेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि सिंस 5' to 3' बनना है, मतलब उसका ऑपोजिट कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3' to 5', पर प्रॉब्लम क्या आ गई, ये तो कंटिन्यूस में है, इसलिए एक तो स्ट्रैंड सीधी सीधी बन गई कंटिन्यूशन में, पर दूसरी स्ट्रैंड यही है, मतलब यही, मतलब जैसे 5' to 3' तो 3' to 5' पर अगर वापस ओपन इस जगह से हो रहा है और यहाँ पे तो कंटिन्यूसली ओपन हो रहा है, यहाँ पे जब हेलिक्स अनवाइंड होते जा रहा है तो ये टुकड़े टुकड़े में हो रहा है, तो उस केस में होता क्या है कि पॉलीमरेज इस साइड से नहीं मूव हो रहा है, समझो बात को, पॉलीमरेज जो है देखो इस केस में, इस वाले कंटिन्यूस स्ट्रैंड में, जिसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, पर इस केस में पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, वो बना कहां से सकता है, 5' to 3', मतलब हमेशा उसको पहले कौन सा एंड पढ़ना पड़ेगा, 3' वाला एंड पढ़ना पड़ेगा। उस केस के लिए वो पहले यहां, मतलब सोचो इतना यहां से लेके यहां तक ओपन हो गया, पर वो नहीं पढ़ पाएगा, पॉलीमरेज को मूव करके जाना पड़ेगा कहां पे, यहाँ ये पॉलीमरेज मॉलिक्यूल है, इतना पोर्शन अनवाइंड हो चुका है, वो चाहे तो रीड कर सकता है पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कौन सा एंड चाहिए, 3', तो पॉलीमरेज यहां से ट्रैवल करके गया यहाँ, फिर वापस इस डायरेक्शन में मूव होने लगा और
डिकोड करने लगा कि क्या लिखा है और नया स्ट्रैंड बनाने लगा। ठीक, जैसे ही यहाँ आके खत्म हुआ तो वो वापस मूव करके कहाँ गया, यहाँ पे गया, फिर वापस यहाँ आके यहाँ आया इस पोजीशन पे। ठीक है, तब तक यहाँ से लेके यहाँ तक सारा अनवाइंड हो चुका है, पर वापस ये पॉलीमरेज मूव करेगा यहाँ पे, फिर पड़ेगा और वापस इस तरफ आएगा। इसलिए ये जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और एक कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड रहता है या फिर लैगिंग स्ट्रैंड होता है। याद आया? चलो देख लो। So since DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization only in one direction, discontinuous synthesis of DNA occur in the other strand. Easy था। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एडाफोलॉजी इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सॉइल। तो क्लाइमेट को क्या बोलते हैं? क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, अब ये कुछ कुछ चीजें अपन को याद रखनी है। वापस ये तुम्हारे आखिरी वाले जो यूनिट है वहां पे सारी चीजें दी हुई हैं। तो सॉइल का क्या स्टडी है? एडाफोलॉजी। देख लो जरा इसका एक्सप्लेनेशन, सेम एक्सप्लेनेशन है कि एडाफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल यूजफुल फॉर प्लांट ग्रोथ। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वर, मतलब ये एवोल्यूशन के टाइम पे पूछ रहे हैं। तो भैया पहले फोटोसिंथेसिस नहीं होती थी, मतलब क्लियर कि तुम्हारा ऑटोट्रॉफ तो ऑप्शन नहीं है। अगर ऑटोट्रॉफ ऑप्शन नहीं तो बचा क्या? हेटेरोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ में भी तुम्हारा जो केमिकल से ऑब्टेन होता था सारी चीजें, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कीमो हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वापस यहां लिखा हुआ है इसलिए हटाओ। करेक्ट आंसर क्या हुआ? कीमो हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, चलो देख लो। द फर्स्ट लिविंग बीइंग व सिंगल सेल प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया, दीज लिविंग बीइंग वर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ सूपी सी हैविंग अबंडेंस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूट्रिशनली दे वर कीमो हेटेरोट्रॉफ्स इन नेचर। तो ये अपन को याद रखना है। बाद में फिर एक पैरासिटिक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अलग बाहर रहता था, क्लोरोप्लास्ट अलग बाहर रहता था और सेल अलग था। फिर बाद में सिम्बायोटिक थ्योरी आई या पैरासिटिक थ्योरी आई कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उस सेल के अंदर आ गया और आज वो सेल वैसे ही दिखता है और उस दिन के बाद वो दोनों बाहर वापस निकले नहीं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, सेल का तो डीएनए रहता ही है, पर इन दो ऑर्गेनेलीज के पास भी खुद का डीएनए होता है, यही रीजन की वजह से। इसीलिए सिंस क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर नहीं था तो पहले ऑर्गेनिज्म कैसे थे? दूसरे को खाते थे, मतलब हेटेरोट्रॉफ। और वो भी किससे न्यूट्रिशन डिवाइड करते थे? केमिकल से। ठीक है, तो हो गई कीमो हेटेरोट्रॉफ। देखो जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब अपने चॉइस ऑफ जीन चाहते हो तुम कि अगले ऑफस्प्रिंग में हो, मतलब पक्का क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे होगे। एक प्लांट है उसमें से पोलन लोगे, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे छिड़कोगे, फिर पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन्वॉल्विंग डाइशियस प्लांट, जल्दी बताओ डाइशियस का मतलब क्या है? ये एक्सेप्शन है। देखो मोनो यानी दोनों, ऐसे याद करवाया था। अगर कहीं लिखा है मोनोइशियस मतलब सीधा सीधा उसमें दोनों जेंडर प्रेजेंट है, मतलब वो बाइसेक्सुअल है। पर डाइशियस प्लांट का मतलब क्या है? कि डाइशियस मतलब यूनिसेक्सुअल है, फीमेल अलग है, मेल अलग है। ठीक, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रेलिवेंट, कौन सी स्टेप की जरूरत नहीं है? मुझे ये बताओ कि हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है, मतलब अपने, अब इसमें किसमें बोला है उन्होंने? डाइशियस प्लांट में, मतलब एक फीमेल है एक मेल है। तो मेल का क्या लिया? पोलन लिया, इसके ऊपर छिड़किया, फिर उसके बाद बैगिंग की और लगा के रख दिया कि ताकि कोई दूसरा पोलन ना आ जाए एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब इसमें से अपन को ऑप्शन ये देखने, जो भी ये मैंने प्रोसीजर बोला, इस प्रोसीजर के बाहर कहीं अगर वर्ड लिखा होगा तो वो अपना ऑप्शन नहीं करने की जरूरत है, तो वही अपना आंसर होगा। तो बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर, हाँ ये तो करना पड़ेगा। पता चला चॉइस ऑफ पोलन जो डाला है उसके अलावा कोई दूसरा पोलन आ गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बैगिंग करना पड़ेगा। पूछा है नहीं, हटाओ। नहीं मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये तो करना ही पड़ेगा तभी तो होगा पॉलिनेशन, तो हटाओ। इमैस्कुलेशन मतलब मेल पोर्शन कट करना। अरे यहाँ तो फ्लावर ही अलग अलग है, कैसे पता चला? क्या लिखा है? डाइशियस प्लांट मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक मेल है एक फीमेल है। जब इमैस्कुलेशन तब करते जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, हम नहीं चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, तब हम उसी फ्लावर का जो मेल पार्ट है एंड्रोशियम उसको कट कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। यहाँ तो कहानी अलग अलग है, तो इसी की जरूरत नहीं है। एंड कलेक्शन ऑफ पोलन, ये तो करना ही पड़ेगा अपना चॉइस जो करना है, तो ये नहीं है, पर ये हुआ आंसर क्योंकि ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर है सी। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन।
Artificial hybridization is one of the major method of crop improvement program. This cross will make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging technique. पर emasculation तब होगा जब plant कैसे हो या flower कैसा हो, monoecious. यहाँ पे तो कहानी में clear बता दिया है कि flower क्या है, dioecious है. आगे देखो, if the female parent produce unisexual flower, there is no need for emasculation. यही तो बोला है उन्होंने. The female flower bud are bagged before the flower open. When the stigma become receptive, pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebagged. This protect them from contamination by unwanted pollen grain. When the female parent bear bisexual flower, मतलब monoecious, removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence is necessary. हुआ क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बोलोगे मैम ये क्वेश्चन ही गलत है ना, तो इस टाइम पे ऐसे बोलोगे क्वेश्चन गलत. क्वेश्चन एकदम सही है, ध्यान से पढ़ो. कीवर्ड को इसलिए करते हैं अंडरलाइन. ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 30. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन कहाँ होता है, ये जल्दी बताओ. स्प्लाइसिंग में. स्प्लाइसिंग कहाँ होता है? स्प्लाइसिंग होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में. बस यही पूछा है उन्होंने. इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग. ओके, तो देखो जरा क्या लिखा है, वही है आंसर, तो सीधा सीधा लॉजिक हो गया. स्प्लाइसिंग इज अ रिमूवल ऑफ इंटरव्यूइंग. इंटरव्यूइंग मतलब जो इंट्रूड कर रहा है, जो बीच बीच में आ रहा है, उसी को तो बोलते थे इंट्रॉन. बकवास चीजें हैं, रिमूव करना इंपॉर्टेंट है. काम की चीजें क्या है? एक्सॉन, इनको ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस ऑफ इंट्रॉन्स एंड द जॉइनिंग ऑफ एक्सप्रेशन सीक्वेंस और इन एक्सॉन्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. हुआ क्लियर? आगे अब देखो, सिंस वो स्प्लाइसिंग पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो पूछ सकते हैं सीक्वेंस की. बताओ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कौन से सीक्वेंस में होता है, तो पहले स्प्लाइसिंग होती है, फिर कैपिंग, फिर टेलिंग. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, और अगर कैपिंग हो रही तो किसकी कैपिंग हो रही है? मिथाइलेशन, मिथाइलेटेड कैपिंग होती है. टेलिंग हो रही तो किसकी हो रही है? पॉली ए टेल हो रही. तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो जब तुम पढ़ना शुरू करो, सपोज तुमको आ गया आंसर, पर और इससे रिलेटेड चीजें याद नहीं आ रही है, तो जब एनालाइज हो जाएगा पेपर, तो बुक खोल के वो चीजें एक बार देख लो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. Disease are broadly grouped into infectious and non-infectious. ठीक है. In the list given below, identify the infectious disease. बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चन अपना टाइम बचाएंगे. पूछा है उन्होंने क्या कि इन्फेक्शियस डिजीज को पहचानो. अब देखो, कैंसर इन्फेक्शियस है? नहीं, वो अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा, एक्सेप्ट कि अगर ब्लड कैंसर किसी को हुआ है, ल्यूकीमिया हुआ है और उसका कंटेजियस ब्लड तुम्हारे ब्लड को टच कर गया, तो जरूर इन्फेक्शियस हो सकता है. पर इन जनरल कैंसर इन्फेक्शियस नहीं है. मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूछा है इन्फेक्शियस के बारे में. जरा देखो ऑप्शन में फर्स्ट कहां लिखा है? यहां लिखा है, हटाओ इस ऑप्शन को. अगला इन्फ्लुएंजा, ये तो 110% इन्फेक्शियस है भैया. ठीक है, तो सेकंड तो आंसर होना ही चाहिए, तो सेकंड 2 में आ गया, ये थर्ड वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल. एलर्जी, एलर्जी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती है, हर बॉडी टू बॉडी डिफर करती है एलर्जी, तो थर्ड तो 110% नहीं होना चाहिए. यहां लिखा है थर्ड, हटा दो, फोर्थ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. आंसर है तुम्हारा डी, जो जिसमें इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स आता है. इन द गिवन लिस्ट, इन्फ्लुएंजा एंड स्मॉल पॉक्स आर infectious disease. Infectious communicable disease can be spread from one person to another through contact with body fluid, by aerosol, coughing or sneezing, via or a vector. Whereas cancer and allergy are non-infectious, non-communicable disease and cannot spread from infectious person to a healthy person. हुआ क्लियर? मूव करते आगे. क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following is commonly used as vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? याद करो, मैंने बताया था ह्यूमन लिम्फोसाइट यूज करते हैं हम, कैंसरस सेल लाइन यूज करते हैं, जिसके लिए हम रेट्रोवायरस यूज करते हैं, और उस पर्टिकुलर डीएनए को हम सीडीएनए बोलते हैं. तो देख लो आंसर, ये रहा रेट्रोवायरस सीधा सा. अच्छा, PBR322 ये भी वेक्टर है, प्लाज्मिड है, पर ह्यूमंस के लिए नहीं यूज करते. अच्छा, फेज नहीं. उसके बाद TI प्लाज्मिड, ये कहाँ पढ़ा था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमरफेशन, किस में? प्लांट्स के लिए. सेम चीज, बस यहाँ पे अगर लिखा होता है इन प्लांट्स. ट्यूमर इंड्यूसिंग है ना, जिसमें ट्यूमर वाली प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है, और जो डीएनए का पोर्शन आता है उसको क्या बोलते हैं? TDNA. देखो इस पे कितने क्वेश्चन आ रहे वेक्टर पे, तो करेक्ट आंसर है रेट्रोवायरस. आंसर देखो, रेट्रोवायरस इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट. अच्छा जल्दी बताओ, ये कहाँ है? एज इट इज ऐसा स्टेटमेंट लिम्फोसाइट के कंटेक्स्ट में कहाँ पढ़ा है तुमने? ADA में पढ़ा हुआ है. ठीक है,
कि अगर एक हेल्दी नहीं, एक बीमार इंसान का बोन मैरो लिया, निकाला, उसमें रेट्रोवायरस इन्फेक्शन करके हेल्दी वाला जीन इनकॉर्पोरेट करके एडीए वाला जीन इनकॉर्पोरेट किया, कल्चर होने दिया, फिर वापस उठा के उस इंसान में डाला, तो इससे टेम्पररी एडीए को क्योर किया जा सकता है। पर पीरियोडिक चीजें ये बार बार करनी पड़ेंगी टाइम टू टाइम। पर यही सारी प्रोसीजर अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करोगे तो वो परमानेंट क्योर रहेगा। ठीक, जिसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, मतलब समझो ग्रेविटी ऑफ टॉपिक, इस टॉपिक की ग्रेविटी समझो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूटेड बाय, याद करो 3 ग्लैंड्स होती है, एसेसरी ग्लैंड्स, कौन कौन सी, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल और कौन सी, सेमाइनल वेसिकल। तो ये तीनों अपना क्या करती है, सिक्रीशन देती है। तभी अभी तक क्या था, सिर्फ स्पर्म्स था, अब उसके साथ क्या आ जाता है, पूरा फ्लूइड भी आ जाता है, तो उसको हम बोलने लगते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। यही पूछा है, तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। ये देख लो 1, 2 एंड 4 कहाँ है, बी वाले ऑप्शन पे है। सीधा सा क्वेश्चन है, इजी। अब याद रखो, मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस कि कहां बन रहा है, और वो पूरा ट्रैक पाथवे अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, या फिर कौन सा पार्ट ऑड वन आउट में भी आ सकता है। मतलब वो क्या करेंगे, टेस्टिस से रिलेटेड इंटरनल पार्ट्स दे देंगे, एक कोई पार्ट उठा के ग्लैंड का दे दिया, तो तुमको ऑड वन आउट भी फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। सेम चीज अगर ह्यूमन में पढ़ रहे हो, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सेम चीज मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम की भी पढ़ लेना। अगर वो लॉजिक सेम यूज यहाँ कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन को फ्रेम उस टॉपिक के लिए भी किया जा सकता है। मूव करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सिग्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कूपर्स ग्लैंड पेयर्ड constitute the seminal plasma. It contains various protein and fructose as energy supplier for sperm motility. Motility मतलब movement, है ना, tail होती है, move करता है, and is also responsible for making the largest proportion of the alkaline buffer. चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। If the base sequence of a codon in mRNA is 5 AUG, अब हमको पता है AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है मिथियोनिन का, ठीक है, पर उन्होंने वो कुछ पूछा ही नहीं है आगे। द सीक्वेंस ऑफ tRNA, अब याद करो mRNA में अगर लिखा हुआ है 5' to 3' लिखा हुआ है AUG, उसको पढ़ता कौन है, एंटीकोडॉन वाला पोर्शन। तो एंटीकोडॉन में इसी का कॉम्प्लीमेंट्री लिखा रहेगा, पर अगर ऊपर याद हो तो यहाँ भी 5' और 3' एंड होता है। अब एक ही जगह क्या आएगा, G आएगा, सॉरी एक ही जगह क्या आएगा, T आएगा, पर टी क्या, ये क्या है तुम्हारा tRNA है ना, एक इसके साथ पेयर करता है टी के साथ, थायमीन के साथ, पर आरएनए में टी होता है, नहीं, क्या होता है, यू, यूरासिल, तो पहला लेटर क्या आएगा, यू। अब देखो तुम चाहो तो यहीं से तुम लगा लो क्या, डिडक्शन मेथड, तो पहला क्या आंसर आना चाहिए, 5' to 3' और पहला यू, नहीं है यू, नहीं है यू, नहीं है यू, ये लो आंसर आ गया। फिर भी आगे सॉल्व कर लो। अब U की जगह क्या आना चाहिए, U की जगह A आना चाहिए, ये आ गया A, और G की जगह C, तो तुम्हारा आंसर हुआ UAC। हुआ क्लियर? मूव करते हैं आगे। तो ये रहा तुम्हारा, इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन mRNA is 5' AUG 3' then the sequence in tRNA will be 5', उसी का कॉम्प्लीमेंट्री UAC, याद रखना टी मत लगाना क्योंकि RNA के बारे में बात की जा रही है, UAC और 3'। और अगर यहाँ देखो तो ये tRNA है जिसका शेप कैसा रहता है, 2 डायमेंशन में क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, या फिर 3 डायमेंशन में इन्वर्टेड L। अब ये L जरूर नहीं दिख रहा, पर जब क्रिस्टलोग्राफिक की गई थी तो उनको L दिख रहा था, तो वही नाम है, अपन को भी वही याद करना है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। यूज ऑफ बायो रिसोर्स फॉर बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, मतलब कंसर्न कंट्री से बिना पूछे उनका बायो रिसोर्स यूज कर लिया, चोरी कर लिया, क्या बोलेंगे, बायो पायरेसी, क्योंकि बायोलॉजिकल चीजों का चोरी की जा रही है। इसीलिए इसी बायो पायरेसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, पेटेंट्स किए जाते हैं ना। चलो, some organization and multinational companies exploit or get patent from the biological resource of other nation without proper authorization from the concerned country. This is called biopiracy. ऐसी ही biopiracy, biopatenting जो की गई थी, इंडिया किसने की थी, यूएस की कंपनी ने की थी, और किसकी की थी, नीम की थी, हल्दी की थी, तुलसी की थी, और चावल की थी। फिर हमने फाइट बैक किया था, ये सारी चीजें हमारी है, वापस दो हमको, तुम नहीं चुरा सकते, है ना, जो पेटेंट किया है वो गलत है। फिर इंडिया ने सारे करेक्ट पेटेंट्स कराए थे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। हीमोजोइन, जैसे हीमोजोइन वर्ड आएगा क्या क्या याद आता है, मलेरिया,
अच्छा, कहां से निकला है हीमोजोइन? जब क्या हो रहा था, आरबीसी शाइजोगोनी हो रही थी, मतलब आरबीसी टूट रही थी, तो एक टॉक्सिक निकलता है, उसी का नाम है हीमोजोइन। किसकी वजह से निकला? प्लाज्मोडियम की वजह से निकला, क्योंकि बहुत सारे बन गए थे तो उसने आरबीसी तोड़ दी और री इन्फेक्शन के लिए तैयार है। तो वही जो केमिकल है जो क्या करता है, बेसिकली पहली बार सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, चिल्स एंड फीवर, अगर याद हो रहा हो तो उसी केमिकल के कारण हो रहा है। ठीक है, देखो जरा, हीमोजोइन इज प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, नहीं। टॉक्सिक फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं। अच्छा, टॉक्सिक फ्रॉम प्लाज्मोडियम स्पीशीज, ओके। टॉक्सिक फ्रॉम हीमोफाइलस, नहीं भैया, प्लाज्मोडियम मलेरिया के कारण होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। इजी था क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अगर उन्होंने हीमोजोइन पूछा है तो ये मान के चलो वो मलेरियल की लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज में, कौन सी स्टेज मतलब कौन सी स्टेप में, कौन से ऑर्गन पे या कौन से जगह पे कौन सी स्टेज बन रही है, उसके भी नाम पूछ सकते हैं वो, ठीक है। देखो, hemozoin is a toxin released by Plasmodium species which is responsible for chills and high fever recurring every 3 to 4 days. To continue their life cycle, Plasmodium enter the human body as sporozoid. देखो, sporozoid is the most infectious stage of Plasmodium. इसी पे क्वेश्चन आता है। And multiply within the liver cell, जिसको क्या बोलते हैं, लिवर शाइजोगोनी, जहां पे क्या किया, asexually reproduce किया, more specifically multiple fission किया। आगे resulting in the rupture of the RBC। अब उसके बाद लिवर सेल के बाद कहानी कहां गई, मतलब सारे मल्टीप्लाई करने के लिए कहां गए, आरबीसी के पास पहुंचे, एक राउंड हो गया, आरबीसी रप्चर हो गई। द रप्चर्ड आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन। स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन व्हिच शो हीमोलिटिक कंडीशन। हीमोफाइलस produce cytolethal disintegrating toxin HDCTD which inhibit mammal cell proliferation। हुआ क्लियर? तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो तुमको पता था, ये 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई जिसपे आ सकता है क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ यूट्रस इज इन्वॉल्व इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल? भैया एक ही चीज है, बाकी तो दोनों लेयर एज इट इज बनी रहती है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है, कौन कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। सारी कहानी तो एंडोमेट्रियम पे होती है, देख लो कहां लिखा है, एंडोमेट्रियम। ठीक, तुम्हारा आंसर आया एंडोमेट्रियम। अगर ध्यान से देखोगे तो क्लाइटोरिस और मॉन्स प्यूबिस तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट है। इनफैक्ट मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी नहीं है, पैडेड कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, और स्टाइमस तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ठीक, द एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट of the 3 layer of the tissue that lines the uterus, the expandable organ in which a fetus is nourished and developed before birth। हुआ क्लियर? मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following step in transcription is catalyzed by RNA polymerase? देखो ये एक ही क्वेश्चन कितनी बार आता है। ट्रांसक्रिप्शन में RNA polymerase कौन सी प्रोसेस करता है भैया? करता है वो कौन सा? इलोंगेशन एंड कभी कभी लिखा रहता है कुछ ऑप्शन में टर्मिनेशन, बट याद रखो इलोंगेशन तो करता है, इनिशिएशन नहीं करता, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा। अगर यही ऑप्शन तुम्हारे पास रहते इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तो तुम वो वाला आंसर चूज करते। याद रखो अपन को ऑप्शन में मोस्ट एप्रोप्रिएट को चूज करना है। बहुत बार क्वेश्चन सेम रहेंगे, ऑप्शन अलग होंगे तो आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, किस पे जाओगे? मोस्ट एप्रोप्रिएट वाले आंसर पे जाओगे। ये क्लेम नहीं कर सकते कि क्वेश्चन गलत है। ठीक, चलो देख लेते हैं इसका आंसर। The DNA dependent RNA polymerase helps in transcription by catalyzing the polymerization in only one direction, that is 5' to 3'। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रांसजेनिक एनिमल आर। अरे बताओ जल्दी, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? देखो, मतलब खुद का तो डीएनए हो और किसी और का भी डीएनए उनके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो, जैसे हल्क एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हुआ? ट्रांसजेनिक एनिमल। स्पाइडरमैन, अब ये एग्जांपल तुमको नहीं मिलेंगे, समझाने के लिए बता रही हूँ। खुद का डीएनए है, स्पाइडर का डीएनए है, ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसे जो एनिमल बनाए गए जिनको ट्रांसजेनिक बोलते हैं, तो जैसे हो गई रोजी गाय, तो जो गाय का एग्जाम्पल है रोजी, वो हुई ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, फिर बहुत सारे ट्रांसजेनिक माइस, सबसे ज्यादा तो ट्रांसजेनिक माइस ही बनाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, रिसर्च पर्पज के लिए। देखो जरा, एनिमल हुज डीएनए इज मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। हाँ, बोल सकते हैं। एनिमल हुज आरएनए थोड़ी ना मैनिपुलेट करते, काटो इसे, पढ़ो भी मत आगे। एनिमल हुज बोथ डीएनए एंड आरएनए आर मैनिपुलेटेड इन प्रोसेस। नहीं भैया, डीएनए सारी कहानी किस पे है? डीएनए पे है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए, एनिमल हुज डीएनए इज मैनिपुलेटेड टू पोजेस एन एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। हुआ क्लियर? देख लेते इसका एग्जाम्पल। देखो, रोजी दिया हुआ है। ट्रांसजेनिक एनिमल आर एनिमल हुज डीएनए इज मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। रोजी या ट्रांसजेनिक काउ। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक काउ का एग्जाम्पल है। अच्छा,
डॉली ट्रांसजेनिक काउ नहीं है, वो क्लोन है, कंफ्यूज मत होना। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। नॉट पूछा है, याद करो लिम्फोइड टिश्यू दो में पड़े हुए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन आता है, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी में कौन आता है, स्प्लीन आ गया, पेयर पैचेस हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, उसके बाद तुम्हारे लिम्फ नोड हो गए। देख लो अब ऑप्शन क्या दिया है, स्प्लीन तो नहीं है, टॉन्सिल नहीं है, थाइमस नहीं है। बोलोगे मैम अपेंडिक्स तो लिखा हुआ है, पर वापस वही चीज है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी है, हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, अपेंडिक्स हुआ। क्लियर, देख लो अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, यूजलेस, काम का नहीं है। यूज था जब हम क्या थे, हर्बीवोर थे, पर अब नहीं है हर्बीवोर, हम इवॉल्व हो चुके हैं। नॉट अ लिम्फोइड ऑर्गन, इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट इज एन इवोल्यूशनरी रेमिनेंट ऑफ अ सीकम दैट वाज वंस लार्ज एंड हैड वाइटल डाइजेस्टिव फंक्शन व्हिच डू नॉट वर्क द सेम वे एनीमोर। मैंने बताया था ना कि अब नहीं काम कर रहे, क्योंकि उस टाइम पे हम हर्बीवोर हुआ करते थे, तो डाइजेशन के लिए अपन को ऑर्गन चाहिए था, पर अब तो है ही नहीं, अब तो ओमनीवोर हो चुके हैं, उसके बाद पूरा मॉडिफाई इवॉल्व हो चुके हैं, तो जरूरत नहीं है। लिम्फोइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन व्हिच ओरिजिन and on maturation and proliferation of lymphocyte occur. Lymphoid organ are of two type, primary and secondary. अभी मैंने बात की, प्राइमरी में कौन आता है तुम्हारा, बोन मैरो, जहां पे वो बनते हैं, थाइमस में मैच्योर होते हैं, BNT लिम्फोसाइट मोर प्रीसाइजली। सेकेंडरी में जहां पे वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ट्रैप करने के लिए किसको, एंटीजन को, और पहली बार क्या करेंगे, वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। आप देखो अप्रोप्रिएट पूछा है, याद रखो ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है। अगर तीन में से दो तुम 110% कंफर्म हो, अगले वाले सी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सीधे उठा के डी मार्क कर देना, पर वो 110% कंफर्म होना चाहिए। देखो, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, बिल्कुल सही, नहीं ट्रीट किया जा सकता। इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, बिल्कुल सही, GAG की जगह पे लग गया क्या, GUG, तो दो सही है, तो लॉजिक के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, डी आएगा। फिर भी क्या दिल है कि मानता नहीं, देख लो सी क्या बोल रहा है। इट कन्फर्म्स रेजिस्टेंट टू एक्वायरिंग मलेरिया, बिल्कुल सही, नेचुरल सिलेक्शन की तरह काम करता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में अगर मलेरिया से बचना है तो सिकल सेल ट्रेट जिसके अंदर होगा उसके हाई चांसेस रहेंगे कि उसको मलेरिया नहीं होगा और फेटल नहीं रहेगा उसके लिए। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज एन इनहेरिटेड form of anemia where in the hemoglobin is defective resulting increase in shape RBC, a sickle shape. ठीक है, it cannot be treated with iron supplement but it often resistant against malaria in African population, बोला ना मैंने, where malaria is rampant. Sickle cell anemia is a protective disorder, hence all the above are true. मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू द, क्योंकि अरे भैया कंसीव करने के लिए क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या आना चाहिए, ओवम तैयार होना चाहिए। अब जब लैक्टेटिंग मदर रहती है तो ओव्यूलेशन ही नहीं होता, तो देखो जरा, suppression of gonadotropin, hypersecretion of gonadotropin, suppression of gamete transfer, suppression of fertilization। तो करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारा ओव्यूलेशन कॉज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारा FSH। FSH कहां से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH कब निकालता है, जब ऊपर से ऑर्डर आता है, हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है उसको, किस फॉर्म में, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब लैक्टेटिंग मदर होती है तो गोनाडोट्रोपिन ही सॉरी नहीं निकलता, तो आंसर तुम्हारा क्या हुआ, यही हुआ। चलो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। Breastfeeding is one of the temporary and natural contraceptive method which reduces secretion of estrogen hormone and thereby suppress ovulation, release of egg and cause amenorrhea. The contraceptive effect of the lactating amenorrhea method is a result of increased level of prolactin. In this condition, production and secretion of gonadotropin releasing hormone by GnRH, जो मैंने बोला किससे निकलता है, हाइपोथैलेमस से, वही निकलना ही बंद, are inhibited, resulting in low secretion of estrogen। क्योंकि जब GnRH नहीं निकलेगा तो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी से ना FSH निकलेगा ना LH निकलेगा। जब FSH नहीं निकलेगा तो वो ना जाएगा ओवरी के पास, ना करेगा ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन ही तो मेन कॉज है जिसको रोकना है, क्योंकि क्या करवाना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखो जरा, as ovulation cannot occur without a surge in estrogen level and if a woman does not ovulate pregnancy is prevented। हुआ। अब बाकी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन रोकते हो। अब फर्टिलाइजेशन पर किसका होता है, ओवम का और स्पर्म का, यहाँ पे तो ओवम ही नहीं बन रहा, तो बन गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ठीक, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे।
Transplantation of tissue organ to save certain patient often fail due to rejection of such tissue organ by the patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? क्या हुआ? सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचान लिया, पता चल गया बॉडी के डब्ल्यूबीसी को, अरे कोई बाहर से आया है, क्या करो, इसको हटा दो। तो किस टाइप की इम्यूनिटी में आता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल के ऊपर जो जितने भी एंटीजेंस है जिससे बेसिकली टिश्यू मैचिंग की जाती है, पर फिर भी पहचान गए डब्ल्यूबीसी कि अरे ये अपना सेल नहीं है, तो क्या करो, सेल मीडिएट करके इम्यून रिस्पॉन्स कराओ, तो सेल बाकी के सामने वाला जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज ऑर्गन और टिश्यू ऑफ एन इंडिविजुअल विद हेल्दी ऑर्गन और टिश्यू ऑफ द सेम और अनदर इंडिविजुअल। दीज ट्रांसप्लांट और ग्राफ्ट गेट रिजेक्टेड इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज foreign antigen by the body's immune system. Cell mediated immunity mediated by T lymphocyte, क्योंकि याद करो पहचानने का काम ही कौन कर रहा है? टी हेल्पर लिम्फोसाइट मोर प्रिसाइजली एंड मैक्रोफेज, है ना, जो सेल्फ नॉन सेल्फ पहचानते हैं। तो ये इन्होंने टी लिम्फोसाइट ने पहचान लिया, अरे ये तो कोई बाहर का आया था, चलो मारना शुरू करें। तो वही लिखा है, इज एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स रिकॉग्नाइज द बॉडी नॉन सेल और अदर टिश्यू और ऑर्गन फ्रॉम अदर इंडिविजुअल एज फॉरेन एंटीजन एंड कॉज रिजेक्शन ऑफ द ग्राफ्ट। हम एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि अगर तुमने ऑटो इम्यूनिटी पढ़ा हो, याद आ रहा होगा, तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि सेल्स जो है डब्ल्यूबीसी जो है वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ के पहचानने की पावर खो जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वहां पे भी हमारा टी हेल्पर लिम्फोसाइट मोर प्रिसाइजली ढंग से काम नहीं कर रहा किसी वजह से, उस वजह से वो पहचान नहीं पा रहा कि अपना है ये पराया है, अपने को रखना है पराये को मारना है। उसको लग रहा है जो अपना है खुद के बॉडी का सेल है वो भी बाहर का ही एंटीजन है, चलो इसी को मारो। तो हम बोल सकते हैं दो ऑटो इम्यूनिटी का रीजन आज तक पता नहीं चला है, वो भी अभी रिसर्च का ही टॉपिक है, बहुत सारे साइंटिस्ट उसके पीछे रिसर्च करें कि रीजन क्या है ऑटो इम्यूनिटी का। बस इतना पता है कि सेल्फ अपनी सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो एबिलिटी है पहचानने की वो खो देता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि टीएच लिम्फोसाइट में कुछ गड़बड़ हो गई। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 44. Crystal of Bt toxin produced by some bacteria do not kill the bacteria themselves because, अरे क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में। ठीक है, जब वो गट में जाएगा अल्कलाइन पीएच में के साथ रिएक्ट करेगा तो वो जो सोल्यूबल डिसॉल्व हो जाएगा, जो क्रिस्टल प्रोटीन है जिसको जो क्राइजीन से बना हुआ है, जो टॉक्सिक प्रोटीन है, फिर वो एक्टिवेट होगा, फिर वो पोर क्रिएट करेगा, लाइसिस होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? सीधा सा लॉजिक, टॉक्सिन इज इनएक्टिव। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं है, उसको भी एक्टिवेट करके उसके ऊपर डालोगे तो वो भी मर जाएगा, पर बैक्टीरिया के अंदर वो खुद इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। एक्टिव कब होता है? अल्कलाइन मीडियम के मदद से, जो कहाँ मिलता है? गट ऑफ द इंसेक्ट। क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ बिकॉज द टॉक्सिन इज इनएक्टिव। ठीक, which was absent in the atmosphere at the time of origin of life। याद करो origin of time पे जो एटमॉस्फेयर था कैसा था? रिड्यूसिंग इन नेचर। आज कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। मतलब ऑक्सीजन आज के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 21%, उस टाइम कोई ऑक्सीजन ही नहीं थी। तो वही पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सी गैस नहीं थी उस टाइम पे? सीधा सा क्वेश्चन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। हाइड्रोजन एटम वर प्रेजेंट मोस्ट न्यूमरस एंड मोर रिएक्टिव इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम combined with all oxygen atom to form water and leaving no free oxygen. Thus primitive atmosphere was reducing atmosphere without free oxygen unlike the present ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर विथ फ्री ऑक्सीजन। हुआ क्लियर? तो इसीलिए आज फिर से ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि वापस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एनवायरमेंट, और उस टाइम क्या था? रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। ठीक, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यह है केस स्टडी बेस्ड। जिन लोगों को नहीं पता तो सुन लो, केस स्टडी बेस्ड इंग्लिश का अनसीन पैराग्राफ नहीं है, अनसीन पैसेज नहीं है। केस अपना कुछ अलग बोलेगा, क्वेश्चन तो वही आएंगे जो उनको पूछना है। हाँ, कभी कभी लक अच्छा रहा तो एक आध दो क्वेश्चन पैरा से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमन एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन द इकोसिस्टम। चेंज इन एन इकोसिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन इन बायोडाइवर्सिटी which directly or indirectly affect human being and their surrounding. So it is important to conserve biodiversity. There are various methods like in situ conservation, ex situ conservation by which we can conserve our biodiversity. NCERT का पैरा याद रखो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जांपल्स और पैसेज जो आता है यहाँ पे केस स्टडी में पूरा का पूरा एनसीईआरटी का उठा के टिप देते हैं, कुछ अलग से बाहर नहीं आता। हाँ, लॉजिक, डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा थ्योरी वो बाहर से रिफ्रेशर्स से पूछते हैं। ठीक है,
चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर आइडेंटिफाइड ग्लोबली? तो ये अपना एनसीईआरटी का सीधा सीधा क्वेश्चन है, 34। ठीक है, देयर आर मोर देन 30 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। इंडिया हैव 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हुआ क्लियर? आगे देखो, पैरा से कोई रिलेशन नहीं, उनको वही पूछना है जो उनको पूछना है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज नहीं है। मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर, सबसे पहला बताओ, इवल क्वाड्रेंट का पहला रीजन हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कैसे पता चला? उन्होंने मेन कॉज बोला है, इसलिए आंसर है तुम्हारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड है तुम्हारा एलियन स्पीशीज इन्वेजन, थर्ड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और फोर्थ है को एक्सटेंशन। ठीक है, चलो, ड्यू टू हैबिटेट लॉस एनिमल माइग्रेट एंड लॉस देयर फेवरेबल कंडीशन, फूड, टेम्परेचर एंड वाटर विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, हेंस दे बिकम एक्सटिंक्ट। चलो मूव करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। प्रोटेक्टेड एरिया आर एन एग्जांपल ऑफ, जो एरिया बचा लिए गए उसी एरिया में जहां पे उनका नेचुरल हैबिटेट है, इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब उस लोकेशन से कहीं और लेके गए, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन तुम्हारा लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में, ये भी एग्जाम्पल है एक्स सीटू का, जिसमें क्या प्रिजर्व करते हैं? स्पर्म, गैमीट हो गए, सीड हो गए। ग्रीन हाउस तो अलग ही कंसेप्ट है, तो करेक्ट आंसर है इन सीटू। सो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड स्पीशीज विद इन देयर सूटेबल बाउंड्री ऑफ नेचुरल सराउंडिंग इज कॉल्ड इन सीटू। ओके, नेम द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अब ये तो तुमको पता ही है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए, क्या है? रिवर डॉल्फिन। आगे देखो, डॉल्फिन इज द, और वो भी प्रीसाइजली गैंजेटिक डॉल्फिन, ठीक है, इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अभी इतना नहीं पूछेंगे, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन वो लिंक करके जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अपने कोर्स का भी है और जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी क्वेश्चन, फिर बताना मुझे कितने सही गए कितने गलत गए। क्या तुमने 200 या 220 के आसपास मार्क्स लेके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो, स्पीशीज एट द हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द फ्यूचर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। द स्पीशीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लास्टिंग विद द चेंज इन सूटेबल कंडीशन ऑफ सर्वाइवल विद टाइम, सच स्पीशीज आर कॉल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जिसमें कौन आ रहा है? वल्चर्स आ रही हैं। ठीक है, चलो, तो यहां पे तुम्हारा मॉक टेस्ट होता है खत्म। क्या करोगे? वेबसाइट पे जाओगे, 10 मॉक टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी मैं मॉक टेस्ट लेके आने वाली हूँ। भले 5 दिन बचे एग्जाम के लिए, पर मॉक टेस्ट में लेके आ रही हूँ। उनका लेवल थोड़ा टफ रहेगा, तो बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। सारी चीजें यहीं वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगी, बस सीयूईटी को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मॉक टेस्ट पेपर, वहां पे सारे तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे, सुनते रहना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बने रहना मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन के साथ। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, तब तक पढ़ते रहो।